हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका लास्ट मैराथन सीरीज फॉर एमएचटी सीईटी 2024 और आज हम आपके 4 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15। यस एवरीबॉडी, चैप्टर नंबर 12 का अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर नंबर 13 2 to 3 मार्क्स, चैप्टर नंबर 14 2 to 3 मार्क्स और चैप्टर नंबर 15 में से तो सिर्फ 2 ही मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। सो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 5 + 3 + 3 11 + 2 टोटल 13 मार्क्स का आज हम अप्रोक्सीमेटली पोर्शन कवर करने वाले हैं। मैंने ये चैप्टर्स एंड में रखे थे क्योंकि इसका ज्यादा वेटेज नहीं है और एमएचटी सीईटी में 90% वेटेज फॉलो होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर के साथ, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से टर्म्स यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला टर्म जो आपको पता होना चाहिए वो है क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर मतलब क्या होता है? अच्छा, ये जो आज के लेक्चर के जो नोट्स हैं, ये नोट्स आपको हमारे ज्ञान लैब ऐप पे, प्ले स्टोर पे जो ज्ञान लैब ऐप है उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के चारों चैप्टर के जो मैराथन नोट्स हैं वो आपको ज्ञान लैब ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में एमएचटी सीईटी 2024 करके एक फोल्डर होगा, उसमें ये नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी आफ्टर द लेक्चर, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ओके, चलो। सो क्लोनिंग वेक्टर मतलब क्या होता है? वेक्टर मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू हम अपना टारगेट डीएनए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब समझो आपको अपने फ्रेंड को, आप मुंबई में रहते हो, आपका फ्रेंड पुणे में रहता है, आपको अपने फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट भेजना है, तो आप डायरेक्ट इधर से फेंकोगे तो पुणे में आपके गिफ्ट नहीं पहुंचेगा ना। आपको वो गिफ्ट या तो ऑनलाइन पार्सल करवाना पड़ेगा या पोस्टमैन के थ्रू भिजवाना पड़ेगा। तो जिसके थ्रू आप वो गिफ्ट डिलीवर करने वाले हो, वो बीच का जो पर्सन है या बीच का जो एजेंसी है उसको वेक्टर बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिनके अंदर हम अपना टारगेट डीएनए मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। क्लोनिंग वेक्टर इज नथिंग बट अ डीएनए मॉलिक्यूल यूज्ड टू कैरी एंड रेप्लिकेट फॉरेन डीएनए इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब इस ऑर्गेनिज्म का डीएनए सैंपल लिया मैंने और ये मेरा बैक्टीरिया है, इसका मैंने वेक्टर लिया, इस वेक्टर को कट किया, ये डीएनए सैंपल इस वेक्टर में ऐड किया। अब ये जो डीएनए है ये मैं न्यू बैक्टीरिया में ग्रो करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपना नया वाला डीएनए डाल दिया। तो ये जो मेरा नया बैक्टीरिया इसको मैं होस्ट बोलूंगी, और यहाँ पे ये जो मेरा नया डीएनए है जिसमें आपका वेक्टर भी है और आपका टारगेट डीएनए भी है, इसको हम फॉरेन डीएनए या काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मोर एप्रोप्रिएट टर्म। सो क्लोनिंग वेक्टर क्या करता है? ये आपके डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है और मल्टीपल कॉपीज बनाने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या होता है? जब आप ऐसे अगारोस जेल की मदद से अपना जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है ये सेपरेट करते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स लगा के आपको जब ऐसे अलग अलग बैंड्स फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं, तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी आणि फोरेसिस म्हणजे सेपरेशन। So separation of DNA, RNA or different types of proteins based on their size, applying electric field. This technique is known as electrophoresis. Next क्या आता है? पेटेंट। पेटेंट मतलब क्या होता है? कल को अगर आप कुछ नया टेक्निक डिवाइस करते हो, डिजाइन करते हो, या फिर कोई नया आयुर्वेदिक मेडिसिन आप ऑब्टेन करते हो, डिस्कवर करते हो, तो उसको आप अपने नाम पे पेटेंट करा सकते हो कि मैंने हल्दी से ये मेडिसिन बनाया है, या मैंने नीम से ये मेडिसिन बनाया है, या मैंने एप्पल से ये मेडिसिन बनाया है। तो उसका जो लाइसेंस आपको मिलता है उसको पेटेंट बोलते हैं। फिर आपका मेथड कोई और नहीं चुरा सकता। अगर किसी और ने आपका सेम मेथड कॉपी किया तो उसको फाइन पड़ सकता है। सो इट इज अ स्पेशल पावर, स्पेशल राइट विच इज गिवन, ग्रांटेड म्हणजे देना, विच इज गिवन टू द इन्वेंटर बाय द गवर्नमेंट। बायो पेटेंट मतलब क्या होता है? पेटेंट अलग अलग टाइप का होता है। मशीन्स का पेटेंट होता है, मेडिसिन का पेटेंट होता है, वैसे ही बायो पेटेंट होता है। बायो पेटेंट मतलब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब कुछ नया डिस्कवर करते हो। ओके, फॉर न्यू डीएनए सीक्वेंसेस, फॉर न्यू बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, फॉर न्यू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। पायरेसी मतलब क्या होता है? किसी ने अगर आपका पेटेंट चुरा लिया तो उसको हम पायरेसी बोलते हैं। जैसे कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी वाला मूवी है ना, एक आंख बंद रहता है उस पायरेट का, आई आई कैप्टन बोलता है वो। तो ये पायरेट्स मतलब चोर होते हैं जो गांव गांव जाके चोरी करते हैं। ठीक है, डकैत, डाकू बोलते हैं ना अपन।
तो वैसे ही पायरेसी मतलब किसी ने आपका इन्वेंशन चुरा लिया। टार्जन द वंडर कार मूवी में अजय देवगन के कार के डिजाइन चुरा लेते हैं। अभी तो कितना पायरेटेड मूवीज वगैरह आता है, आप सिनेमा हॉल में जाके कोई उस मूवी का शूटिंग करता है और वेबसाइट ऑनलाइन फ्री कर देता है, फिर सब लोग फ्री में मूवी देखते हैं, तो वो पायरेटेड मूवी होती है, चुराई हुई मूवी, ठीक है। सो अगर कोई बिना परमिशन के आपका काम यूज करता है तो उसको पायरेसी बोलते हैं। बायो पायरेसी में बायो पेटेंट को चुरा लेते हैं, मतलब बिना आपकी परमिशन के आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। जैसे समझो आपने हल्दी से कोई मेडिसिन बनाई, तो वो मेडिसिन आपका फॉर्मूला चुरा के कोई और वो मेडिसिन बना के आपके नाम से बेच रहा है या फिर अपने नाम से बेच रहा है, पर फॉर्मूला तो आपका है ना, तो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। सो दैट इज बायोपायरेसी। What are the important points that you need to remember before your CET? बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, अलग अलग फील्ड आती है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट टेक्निक्स क्या पता होनी चाहिए आपको बायोटेक्नोलॉजी में? डीएनए सीक्वेंसिंग, मतलब डीएनए के अलग अलग सीक्वेंसेस पता होने चाहिए। आपका डीएनए सीक्वेंस क्या है, मेरा डीएनए सीक्वेंस क्या है, क्यों मेरा डीएनए और आपका डीएनए अलग अलग है। जीन क्लोनिंग क्या होता है, एक जीन के मल्टीपल कॉपीज कैसे बना सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बहुत सारे फील्ड में है, जैसे मेडिसिन में, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब विटामिन बनाना, एंटीबायोटिक्स बनाना, मेडिसिन बनाना, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। बायोटेक्नोलॉजी हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन मेडिकल एडवांसमेंट सच एज इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोडक्शन, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो गया। देन वैक्सीन का डेवलपमेंट, जेनेटिक थेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट, ये सब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब डॉली द शीप के बारे में आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं, न्यू प्लांट्स हैं, जिनके सीड के अंदर के जो जीन्स हैं उनको मॉडिफाई करके हम कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट पोमैटो, पोटैटो प्लस टोमेटो को मिक्स करके पोमैटो बनाया, तो ऐसे प्लांट में आपको ग्राउंड में आलू मिलेगा और ऊपर के ब्रांचेस में टमाटर मिलेगा, तो दोनों फायदा हो जाएगा, एक ही जगह पे दो प्लांट्स। तो दीज आर वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल कंटेंट, आपके फूड के अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इसका इंप्रूवमेंट करने के लिए। एंड जल्दी ये प्लांट्स खराब नहीं होने चाहिए, इनके ऊपर जल्दी इंसेक्ट या पेस्ट का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। सो टू इम्प्रूव दैट क्वालिटी ऑल्सो, एथिकल कंसिडरेशंस आर इंपॉर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। जब भी आप कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हो बायोलॉजी में, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके करना पड़ता है। आप चाहिए जिसके ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, किसी भी इंसान पे या किसी भी एनिमल पे कोई भी रिसर्च करना, प्रॉपर अप्रूवल लेके करना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड एज एथिकल कंसिडरेशन, जब भी आप कोई नया बायोलॉजिकल रिसर्च करते हो, ठीक है। नाउ लेट अस सी क्विक रिव्यू, ठीक है, ये क्विक रिव्यू है। पहला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने डिस्कवर किया था? कैरी म्यूलिस ने 1985 में। पीसीआर मशीन का नाम क्या है? ये जो मशीन है, इस मशीन का नाम है थर्मल साइक्लर। क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं पीसीआर रिएक्शन करने के लिए? डीएनए सैंपल चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाला, we need RNA primers, we need buffer, we need nucleotides and we need PCR tube। तो ये सारी चीजें हमको चाहिए, ओके। इसका मैकेनिज्म क्या है? 3 स्टेप में पीसीआर रिएक्शन होता है। सबसे पहले हम डीएनए को हीट करते हैं, ये देखो, सबसे पहले डीनेचुरेशन करके डीएनए को सेपरेट करते हैं, फिर अनीलिंग करते हैं, मतलब प्राइमर्स अटैच होता है एट 3 प्राइम एंड, एंड देन एक्सटेंशन होता है। सो डीनेचुरेशन किया, डीनेचुरेशन करने के बाद डीएनए सेपरेट हो गया। जब डीएनए सेपरेट होता है तो इसके पास आपके प्राइमर मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो जाते हैं। प्राइमर मॉलिक्यूल्स जब अटैच होते हैं तो आपका जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? दिख रहा है ना सबको? हाँ, आई विल यूज डिफरेंट मार्कर। दिस डीएनए पॉलीमरेज विल गेट अटैच्ड टू योर प्राइमर्स एंड इट विल स्टार्ट विथ एक्सटेंशन प्रोसेस। तो 3 स्टेप होता है, डीनेचुरेशन एट 90 डिग्री सेल्सियस, then annealing at 55 to 60 degrees Celsius, and then extension process again at 72 degrees Celsius. So these 3 steps are repeated again and again. ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। एक प्रोसेस करने के लिए 3 मिनट लगता है, मतलब एक बार ये 3 स्टेप करने के लिए आपको 3 से 4 मिनट लगते हैं, और ये साइकिल अनलिमिटेड टाइम्स रिपीट होती है। सो डीनेचुरेशन में हम डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं, इसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीएटी। एनीलिंग में क्या होता है? आपका प्राइमर पेयरिंग होता है आपके डीएनए के 3 प्राइम सीक्वेंस के पास।
एनीलिंग में टेम्परेचर को ठंडा करके प्राइमर अटैच करते हैं एट 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऑन एन एवरेज 50 डिग्री, एंड देन प्राइमर एक्सटेंशन। डीएनए पॉलीमरेज न्यू, ये देखो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यू बेस पेयर लगा के आपके न्यू स्ट्रैंड को एक्सटेंड करता है। देखो ये प्राइमर एंजाइम है, इधर पे पॉलीमरेज आएगा और वो नया स्ट्रैंड बनाएगा। तो इस तरीके से आपको न्यू स्ट्रैंड मिलता है। ओके, एंड दैट इज डन एट 70 to 75, मतलब ऑन एन एवरेज 72 डिग्री सेल्सियस। ये साइकिल कंप्लीट होने के लिए 3 से 4 मिनट लगता है। टिपिकली ये साइकिल 20 to 30 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हो, और आपको चाहिए जितना उतना आप अपना डीएनए का कॉपी बना सकते हो, ताकि आपका रिसर्च चलता ही रहे और आपका सैंपल कभी खत्म ना हो। ठीक है, प्यूरिफिकेशन थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बार आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो आपके पास जो डीएनए सैंपल मिलते हैं उसको आप चेक करते हो, उसको प्यूरिफाई करते हो, उसमें से जो डीएनए सैंपल अच्छे रहते हैं वो डीएनए सैंपल को आप सिलेक्ट करते हो और उसमें अपना रिसर्च आगे कंटिन्यू करते हो। सो प्यूरिफिकेशन इज डन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड यूजिंग क्लोनिंग वेक्टर, आप अपना आरडीएनए टेक्नोलॉजी कंटिन्यू करते हो। तो अभी नेक्स्ट क्या आता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जो वायरस को ग्रो होने से रोकते हैं। ये देखो, ये आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास खुद का डीएनए होता है और इसके पास एक स्पेशल एंजाइम होती है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर इस बैक्टीरिया पे कभी गलती से किसी वायरस ने अटैक किया तो ये वायरस अपना डीएनए इधर छोड़ देता है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस वायरल डीएनए को खाने आता है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस वायरल डीएनए को खा लेता है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पता कैसे चलता है कि ये फॉरेन डीएनए है, ये खुद के डीएनए को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता? क्योंकि इसका जो खुद का डीएनए है ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बाहर एक मिथाइलेटेड मेम्ब्रेन बना लेता है, जिसके वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके खुद के डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करता। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? दे कट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ऐसा आपका डीएनए रहेगा, इसको ब्रेक करने का काम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है, और ये इसके वजह से वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर ग्रो नहीं हो पाता, इसीलिए इस एंजाइम का नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पड़ा। ये देखो, बैक्टीरिया यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू डिस्ट्रॉय वायरल डीएनए, जिसकी वजह से वायरस की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, इसीलिए बैक्टीरिया का नाम पड़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बैक्टीरिया खुद का डीएनए कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ये एक्स्ट्रा मिथाइलेटेड मेम्ब्रेन बना के। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं? डीएनए को साइड साइड से कट करते हैं, और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए को बीच में से कट करता है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कहीं पे भी कट नहीं करेंगे, वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही डीएनए को कट करते हैं। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये देखो, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जाता है जो अलग अलग सीक्वेंसेस के ऊपर अटैक करता है, और वो भी कौन से पर्टिकुलर सीक्वेंस के बीच में अटैक करेगा? ये जी और सी के बीच में अटैक करेगा। ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जी और जी के बीच में अटैक करेगा, ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जी और ए के बीच में अटैक करेगा। तो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस रहता है। सीक्वेंसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरनल सिमेट्री, यानी कि जिन सीक्वेंसेस के ऊपर आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अटैक करता है वो सीक्वेंसेस पैलिंड्रोम फॉर्म में होने चाहिए। ये सारे के सारे सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक है। पैलिंड्रोमिक मतलब क्या होता है? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे समझो मैं कुछ नाम लिखती हूँ इधर पे, मलयालम। अभी इस स्पेलिंग को तुम इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, स्पेलिंग सेम है, MAL AYA, तो इसको इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, इट विल बी सेम। सेम इधर पे देखो, GTC GAC, तो दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये अपोजिट डायरेक्शन में है बट दोनों का सीक्वेंसिंग सेम है। ओके, सो ऐसे सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस बोलते हैं। एंड योर टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसमें से टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे ज्यादा यूज होता है, और ये टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खासियत ये है कि ये सिर्फ पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस पे ही अटैक करता है। ठीक है, जब आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके डीएनए को कट करता है तो आपको दो टाइप का एंड प्रोडक्ट मिलता है, या तो स्ट्रेट कट मिलेगा, इसको बोलते हैं ब्लंट एंड, या तो जिगजैग कट मिलेगा, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। तो ब्लंट एंड मतलब स्ट्रेट कट, और स्टिकी एंड्स या कोहेसिव एंड इसका और एक नाम है स्टैगर्ड एंड्स। ये क्या होता है? ये आपके डीएनए को ऐसे जिगजैग फॉर्म में कट करता है, ऐसे कट करता है। ये देखो,
ये इस एंड को बोलते हैं स्टिकी एंड। ओके, देखो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसमें से टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स व्हिच आर डिस्कवर्ड। ओके, चलो आगे देखते हैं। नाउ कम्स क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं, प्लास्मिड, बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको सब नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला नाम पढ़ो। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स कौन से हैं? प्लास्मिड वेक्टर का एग्जांपल पूछा तो PBr322, PUC एंड TI प्लास्मिड। इसका इंडिविजुअल क्या फंक्शन होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसके नाम का फुल फॉर्म क्या है, ये सब मैंने अपने डिटेल वाले लेक्चर में बताया है, वो जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करा रही हूँ। तो कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स कौन से होते हैं? प्लास्मिड वेक्टर्स एंड बैक्टीरियोफाज वेक्टर। आपको प्लास्मिड वेक्टर का भी एग्जांपल पूछ सकते हैं, बैक्टीरियोफाज का भी एग्जांपल पूछ सकते हैं, तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट कम्स क्राइटेरिया फॉर अ गुड वेक्टर। कोई भी वेक्टर अच्छा है कि नहीं है, ये अपने को कैसे पता चलता है? देखो ये आपके अलग अलग टाइप के वेक्टर है। दिस इज योर कॉस्मिड वेक्टर, दिस इज योर प्लास्मिड वेक्टर जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, दिस इज योर बैक्टीरियोफाज वेक्टर, दिस इज योर बैक्टीरियल ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड दिस इज योर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इधर जितने भी एग्जांपल्स है मैंने सब बताया आपको, ठीक है। कोई भी अच्छा वेक्टर कौन होता है? जो इजीली खुद का रेप्लिकेशन खुद कर सकता है बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद। ये देखो, ये जो गोल गोल रिंग है, दिस इज योर वेक्टर। ओके, दिस इज योर ग्रीन वाला पार्ट इज योर टारगेट DNA एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज योर होस्ट। ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये आपका होस्ट है। ओके, तो आपका जो वेक्टर है ये वेक्टर अच्छा है, ये कैसे पता चलेगा? अगर ये खुद से अपना रेप्लिकेशन कर सकता है तो इट इज कंसिडर्ड एज गुड वेक्टर। इसका इजीली ये बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए, इजी इंट्रोडक्शन। इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा तो दूसरा बैक्टीरिया इसको मारने की कोशिश करेगा, बट इट शुड बी रेजिस्टेंट टू दैट। इट शुड हैव यूनिक क्लीवेज साइट, इट शुड बी एबल टू कंट्रोल डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक प्रमोटर ऑपरेटर, तभी हम ऐसे वेक्टर को गुड वेक्टर बोलते हैं। बट एक वेक्टर में ये सारी प्रॉपर्टीज आपको नेचुरली देखने को नहीं मिलती है, तो अपने को ऐसा वेक्टर लैब में बनाना पड़ता है। और लैब में जो हम वेक्टर्स बनाते हैं उनके नाम क्या क्या हैं? PBr322, PBr320 एंड PACY177। ये आपको कभी नहीं पूछा जाता है, बाकी दो ऑप्शंस आपको पूछ सकते हैं। कौन सा वेक्टर हम rDNA टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं? PBr322 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लांट rDNA टेक्नोलॉजी वेक्टर। ओके, नहीं, दिस इज नॉट यूज्ड इन प्लांट rDNA, दिस इज यूज्ड इन एनिमल्स एंड अदर जेनेटिक फैक्टर्स। प्लांट के लिए अपने पास एक अलग वेक्टर है, TI वेक्टर। TI ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया which causes crown gall disease in plants। ये वेक्टर हम प्लांट के लिए यूज करते हैं। दिस इज नॉट फॉर प्लांट, दिस इज फॉर प्लांट्स, ठीक है। क्यों हम TI प्लास्मिड यूज करते हैं? क्योंकि ये सॉइल बैक्टीरिया से मिलता है। ये सॉइल बैक्टीरिया कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। और ये इस प्लास्मिड वेक्टर की खासियत क्या है कि ये एक पर्टिकुलर डिजीज कॉज करता है, क्राउन गॉल डिजीज। प्लास्मिड वेक्टर के पास, ये जो TI प्लास्मिड है, इसके पास एक स्पेशल जीन है, ट्रांसपोजॉन। ट्रांसपोजॉन मतलब क्या होता है? जंपिंग जीन, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने यही ट्रांसपोजॉन को रिप्लेस करके हेल्दी जीन डाला और फिर उसको प्लांट्स में इंट्रोड्यूस किया, तो ऑटोमेटिकली हमको हेल्दी प्लांट्स देखने को मिले, ठीक है। सो इट कंटेन्स ट्रांसपोजॉन व्हिच इंसर्ट्स कॉपी ऑफ इटसेल्फ। कॉम्पिटेंट होस्ट, अभी देखो आपका ये जो वेक्टर है, इतना सब आपने मगजमारी किया, इधर से आपने टारगेट DNA लिया, इधर से आपने वेक्टर लिया, दोनों को आपने मिक्स किया। अब ये जो आपको नया DNA मिला है, मतलब इसमें आपका वेक्टर भी है प्लस आपका टारगेट DNA भी है। ये आपका वेक्टर है और ये आपका टारगेट DNA। ये जो नया DNA इसको rDNA बोलते हैं। अब इसको किसके अंदर ग्रो करोगे? इसको हम बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करते हैं। तो ज्यादा करके बायोलॉजी में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है? ई कोलाई। क्यों ई कोलाई को यूज करते हैं? ये देखो ज्यादा करके ई कोलाई यूज होता है। वाई? बिकॉज ई कोलाई 20 मिनट्स में रिप्रोडक्शन करता है, बाकी बैक्टीरिया ग्रो होने में टाइम दिखाते हैं, बट ई कोलाई सबसे जल्दी रिप्रोड्यूस होता है। ओके, अभी rDNA टेक्नोलॉजी के स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहला स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ DNA। आपका जो भी सैंपल है, सेल में से DNA को आइसोलेट करो, उसको आप सॉल्ट सोल्यूशन के साथ ट्रीट करो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ ट्रीट करो, तो आपको DNA के ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे अपन ने DNA फिंगरप्रिंटिंग के टाइम पे किया था। फिर उसमें से
आप अपना फॉरेन डीएनए लेके उसको क्लोनिंग वेक्टर के साथ मिक्स करो। देखो ये आपका वेक्टर है, ये आपका फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए को मैंने वेक्टर के साथ ऐड कर दिया। एक चीज याद रखो, वेक्टर को भी आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप अपने टारगेट डीएनए को कट करते हो। दोनों को मिक्स करने के बाद आपको ये जो नया डीएनए मिलता है, इस नए डीएनए को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए। नाउ ट्रांसफर दिस आरडीएनए इनटू अ सुटेबल क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। अब इस आरडीएनए को मैं इस होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालूंगी एंड नाउ आई विल वेट कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये सेम डीएनए मुझे न्यू जनरेशन में देखने को मिली, मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। सो आफ्टर यू ट्रांसफर योर आरडीएनए इनटू अ सुटेबल क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, आपको चेक करना है कि कौन से सेल में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जिस सेल में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रहेगा, आप उन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को सिलेक्ट करो और फिर उनको मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ दो। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उनमें से जो हेल्दी सेल्स रहेंगे उनको ऑब्टेन करो, उनको प्यूरिफाई करो और फिर उनको पैकेजिंग करके मार्केट में आप सेल करने के लिए निकाल सकते हो। मतलब उनका प्रोसेसिंग करके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करके यू कैन सेल इट इन द मार्केट। ओके, बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग एप्लीकेशंस है। कौन से फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है? सबसे पहले हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी, मतलब मेडिसिन इंडस्ट्री में। पहला एग्जांपल है ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन का जो इंसुलिन है, ये किसने डिस्कवर किया था? सर एडवर्ड शाफर ने। और इंसुलिन हम लैब में भी बना सकते हैं बाय यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये किसने डिस्कवर किया था? गिलबर्ट एंड विलोकोमॉर्फ ने। अभी देखो ये जो साइंटिस्ट के नेम है, पूरा एमएचटी सीईटी का जो 19 चैप्टर्स है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, पूरे 19 चैप्टर्स का एक सेपरेट पीडीएफ बना के मैंने अपने ऐप के, ज्ञान लैब ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में अपलोड किया है। आप जब ऐप इंस्टॉल करते हो, लॉगिन करते हो, तो लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइन दिखाई देता है। वो 3 लाइंस पे क्लिक करोगे तो सेकंड ऑप्शन रहता है फ्री मटेरियल। जब उस पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर, टेस्ट। तो आपको जो फोल्डर वाला सेक्शन है उसमें आपको ये साइंटिस्ट वाला पीडीएफ मिल जाएगा। और आप जब टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो उधर पे आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो इधर पे। तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन ह्यूमन इंसुलिन के डेवलपमेंट के लिए हुआ, वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए हुआ, क्योंकि वैक्सीन हमको अलग अलग डेंजरस डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। और वैक्सीन हम कैसे बनाते हैं? वैक्सीन आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग वीक वर्जन ऑफ अवर पैथोजन। जो भी अपना एंटीजन है, उस एंटीजन को वीक करके हम उसको अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर अपनी बॉडी उस पर्टिकुलर वीक पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी रेज करती है, जिसके वजह से हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस कैपेसिटी दिखने लग जाती है। ठीक है, वैक्सीन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन, प्लांट डिराइव्ड वैक्सीन। प्लांट के थ्रू भी आप वैक्सीन डेवलप कर सकते हो, इसको एडिबल वैक्सीन बोलते हैं। एडिबल वैक्सीन के इधर पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखो ओरल वैक्सीन, जिसको एडिबल वैक्सीन बोलते हैं। इट इज अ न्यू डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम जो भी हमारा पैथोजन है उसके टॉक्सिक प्रोटीन्स को लेकर प्लांट्स में ग्रो करते हैं और फिर उस प्लांट्स को हम ह्यूमंस को खाने के लिए देते हैं ताकि उनको वैक्सीन भी मिल जाए और एग्रीकल्चर भी हो जाए। इट इज वेरी इजी टू एडमिनिस्टर, इसको इजीली बच्चे खा लेते हैं, कुछ इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता है, पैसा कम लगता है और स्टोरेज भी इजीली हो जाता है। इसको एकदम 0 डिग्री में सेल करने की जरूरत नहीं होती है स्टोर करने की। नहीं तो क्या होता है, आपने देखा होगा ना, पोलियो वैक्सीन वाले जो होते हैं डोसेज देने वाले, वो लोग एक बर्फ का डब्बा अपने साथ लेके घूमते हैं। मेल्ट इन द माउथ वैक्सीन, ये अपने ओरल वैक्सीन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है। दिस वाज अ वेरी सक्सेसफुल वैक्सीन प्रोडक्शन। ये वैक्सीन बैसिलस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनाई गई थी और ये बहुत ही ज्यादा इजी कंफर्ट की वजह से बनाई गई थी कि मतलब इजीली आप इसको मुंह में रखोगे तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसे पेपरमिंट के स्ट्रिप जैसी होती है, मुंह में डालेंगे तो तुरंत डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, दीज आर डिफरेंट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। आपके टारगेट नोट्स में थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट टेबल दिया था, इसीलिए मैंने ये टेक्स्ट बुक वाला टेबल दिया है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से फर्स्ट शिफ्ट को ये, सेकंड को ये, थर्ड को ये, फोर्थ शिफ्ट, फिफ्थ शिफ्ट, सिक्स, ऐसे अलग अलग शिफ्ट को अलग अलग क्वेश्चन आता है। बट इस टेबल में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन से डिजीज के लिए कौन सा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यूज होता है। कंपलसरी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर में से। ठीक है, नेक्स्ट कम्स जीन थेरेपी। जीन थेरेपी 2 टाइप का होता है, एक जर्म लाइन जीन थेरेपी, एक सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी में क्या होता है,
जो भी जेनेटिक डिफेक्ट है वो हम एम्ब्रियो के अंदर चेंज करते हैं ताकि ये सेम चेंज आपके आने वाले गैमेट्स में भी ट्रांसपोर्ट हो जाए। और सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में क्या होता है, इसमें हम एम्ब्रियो में कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं, हम सिर्फ ह्यूमन का जो डिफेक्ट है वो ठीक करते हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैंने अपने स्किन पे टैटू बनाया सोमैटिक सेल्स पे, सोमैटिक सेल्स का कोई भी कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन के पास ट्रांसफर नहीं होता है। अगर मैंने अपने स्किन पे टैटू बनाया तो ये टैटू मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सोमैटिक सेल ट्रांसफर, सोमैटिक सेल इज नॉट ट्रांसफर्ड, ओके, so that is somatic cell gene therapy. So germline gene therapy is transferred to future generations, but अभी तक इसको humans के ऊपर हमने ज्यादा टेस्ट नहीं किया है क्योंकि गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं करती है ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना humans के ऊपर। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी ट्रांसफर नहीं होती है बट इससे बड़े बड़े बीमारी ठीक होती है, बोन मैरो कैंसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको हम बड़े बड़े डिसऑर्डर्स ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सोमैटिक सेल जीन थेरेपी का बहुत एप्लीकेशन है ह्यूमंस के लाइफ में। नाउ कम्स ट्रांसजेनिक प्लांट्स, इसका सिर्फ आपको एग्जांपल याद रखना है। ऐसा सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा डिस्कवर हुआ था, टोबैको। इसके अलावा और कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं जिसमें हमने राइस क्वालिटी, आयरन कंटेंट, विटामिन कंटेंट, ऑयल कंटेंट इंप्रूव किया है, तो अलग अलग मेज, इसमें हमने लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड इंप्रूव किया, देन योर ओट्स, देन राइस में हमने प्रोटीन कंटेंट, आयरन कंटेंट इंप्रूव किया, व्हीट को हमने ये किया, राइस गोल्डन राइस बनाया, विटामिन ए का डेफिशिएंसी, व्हीट में भी हमने अमीनो एसिड्स और प्रोटीन कंटेंट इंप्रूव किया। अलग अलग टमाटो, फ्लेवर सेवर टमाटो, टोमेटो की शेल्फ लाइफ बढ़ाई, सोयाबीन के अंदर अमीनो एसिड कंटेंट इंप्रूव किया, पोटैटो, शुगर, ग्रेप्स, ब्रिंजल, ग्रेप्स की लेंथ बढ़ाई, ब्रिंजल के अंदर अलग अलग ये अपना बीटी ब्रिंजल वगैरह ये किया, ट्रांसजेनिक बनाया ताकि इंसेक्ट का जल्दी उस पर इन्फेक्शन ना हो। सो दीज आर सम योर ट्रांसजेनिक प्लांट्स जिनके अंदर हमने अलग अलग जीन्स को ट्रांसफर किया ताकि अपने को ये अलग अलग सब्सटेंस प्रोड्यूस करके दे सके। ठीक है, ये देखो, बीटी कॉटन पेस्ट रेजिस्टेंस देता है, फ्लेवर सेवर टोमेटो शेल्फ लाइफ बढ़ा के देता है, गोल्डन राइस विटामिन ए, पोटैटो हायर प्रोटीन, ब्रिंजल इंसेक्ट रेजिस्टेंस, maize herbicide resistance and more amino acids. So these are your application of transgenic plants. Transgenic animals की अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप के एनिमल्स के ऊपर अलग अलग रिसर्च की जाती है और उनके अंदर अलग अलग जेनेटिक चेंजेस किए जाते हैं। जैसे माइस यानी चूहे के ऊपर बहुत ज्यादा लैब में एक्सपेरिमेंट होता है, तो उनके अंदर हमने 2 जीन्स इंट्रोड्यूस की, MYC एंड RAS जीन, टू स्टडी अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर रिसर्च के लिए यूज किया। होल्स्टेन काउ, ये एक स्पेसिफिक स्पीशीज की काउ है जो पहले कम मिल्क देती थी लेकिन जीन मॉडिफिकेशन करने के बाद इनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया। नेक्स्ट ट्रांसजेनिक चिकन, ये पहले कम अंडा देते थे, जीन मॉडिफाई करने के बाद ज्यादा अंडा देने लगे। ट्रांसजेनिक कैटल, ये पहले आपको कम प्रोडक्ट्स देते थे बट आफ्टर ट्रांसजेनेसिस इन्होंने थेराप्यूटिक प्रोटीन्स और बाकी के कंपोनेंट्स भी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। ट्रांसजेनिक शीप से अपने को वूल मिलता है जिससे अपन स्वेटर वगैरह बनाते हैं, तो पहले अपने को कम वूल मिलता था लेकिन जब हमने ये 2 न्यू जीन डाला, सिस्टीन ए एंड सिस्टीन एम, तो केराटिन प्रोडक्शन ज्यादा हुआ जिसकी वजह से वूल प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। ट्रांसजेनिक पिग को हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज करते हैं, यानी ह्यूमंस का ऑर्गन हम पिग के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं या पिग की बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। एंड ट्रांसजेनिक फिश में क्या देखने को मिलता है, दे आर मोर कोल्ड टॉलरेंस एंड दे आर रेजिस्टेंट टू डिफरेंट डिजीज, और इनका इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाता है, फिश के अंदर ऑयल कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ बायोपायरेसी, बायोपायरेसी मतलब क्या होता है, किसी और का प्रोडक्ट जब कोई और चोरी कर लेता है, जैसे कि अपना नीम, अपना बासमती और अपना हल्दी, ये हमसे चुरा लिया गया था। तो किसने चुराया था, नीम हमसे चुराया था USDA अमेरिकन बेस्ड कंपनी फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज के लिए, इन्होंने बिना इंडियन नॉलेज को क्रेडिट दिए खुद के नाम पे ये पेटेंट चुराया। बासमती का पेटेंट किसने चुराया था, US की एक कंपनी टेक्सास कंपनी ने, और उन्होंने राइस टेक इनकॉर्पोरेशन, और इन्होंने इस बासमती राइस का नाम क्या रख दिया था, टेक्समती राइस, और इन्होंने बोला कि हमने ये राइस इन्वेंट किया है, विच इज टोटली फॉल्स। हल्दी का पेटेंट हमसे किसने चुराया था, अमेरिका में जो 2 इंडियन रिसर्चर्स थे जो इंडिया से थे पर वो मिसिसिपी में अपना रिसर्च कर रहे थे। इंडियंस को करोड़ों साल से हल्दी के बेनिफिट्स पता है, अब अचानक से कोई मिसिसिपी के रिसर्चर्स आके बोलेंगे कि नहीं हल्दी के बेनिफिट्स हमने बताए, तो ये तो फॉल्स इंफॉर्मेशन होगी।
सो हल्दी की बायोपायरेसी मिसिसिपी के रिसर्चर्स ने की थी। सो यहाँ पे खत्म होता है अपना चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 के साथ। ओके तो चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही कम वेटेज वाला चैप्टर है, इसमें से हार्डली 3 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या याद रखनी है, कौन से वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर नेचर वेयर ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स। जब भी कोई आपका ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करता है तो उसकी स्टडी करना, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोलॉजी मतलब क्या होता है? लॉजी मीन्स स्टडी, सो स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट करता है प्लस अपने सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करता है तो इसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि कोई एनिमल किसी प्लांट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, किसी प्लांट को खा रहा है, प्लस उसके आजू बाजू के जो अबायोटिक फैक्टर्स है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। हैबिटेट मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह, अ प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। ये बायोटिक भी, इसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप अपने घर पे रहते हो तो आपका घर आपका हैबिटेट है, प्लस आपके घर में पानी, हवा, ये सब होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, पंखा होना चाहिए, पीने के लिए पानी होना चाहिए। सो ऑल दीज आर अबायोटिक फैक्टर्स। तो अ हैबिटेट इज अ प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, जैसे कि लैंड पे ट्रीज रहते हैं, पानी में फिशेज रहती है, तो वो उनका हैबिटेट है। नीश मतलब क्या होता है? नीश मतलब आप जहां पे रहते हो वहां पे आपका रोल क्या है। जैसे इस धरती पे प्लांट्स का रोल क्या है? लैंड इज द हैबिटेट फॉर ट्रीज, और ट्रीज का रोल क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। तो प्लांट्स का नीश क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। आप अपने घर पे रहते हो तो आपका घर आपका हैबिटेट है, और आपके घर में आप क्या रोल प्ले करते हो? आप अपने घर पे खाना बनाते हो, आप अपने घर पे झाड़ू मारते हो, वो आपका रोल है, दैट इज योर नीश। So it is a specific part of habitat occupied by individual and habitat has several ecological niche। मतलब क्या बोला गया है? एक ही हैबिटेट में बहुत सारे लोग रह सकते हैं। जैसे एक ही जमीन पे अलग अलग स्पीशीज के प्लांट्स उग सकते हैं। आपके एक घर में आपके भाई बहन आपके साथ रहते हैं, तो एक टाइम पे एक हैबिटेट पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना फंक्शन स्पेसिफिक होगा। जैसे मेरा काम अगर फोटोसिंथेसिस करना है, मतलब प्लांट्स का काम अगर फोटोसिंथेसिस करना है, तो एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। यानी फंक्शनल रोल फिक्स होता है, सबका एक ही रोल होता है, पर वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ एक जगह पे स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का पीएच और टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकता है, इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। नेटिलिटी मतलब क्या होता है? इट इज द बर्थ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन। आपके एरिया में एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए, उसको बोलते हैं नेटिलिटी रेट। और मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है? डेथ रेट, कितने लोगों की डेथ हुई। एब्सोल्यूट नेटिलिटी और रियलाइज्ड नेटिलिटी मतलब क्या होता है? अभी इधर ध्यान से सुनो। एब्सोल्यूट नेटिलिटी बोला मतलब आइडियल कंडीशन में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो अनडेवलप्ड नेशंस में और डेवलपिंग नेशंस में लैक ऑफ अवेयरनेस के वजह से लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, जिसके वजह से लड़कियां 16-17 साल में बच्चे पैदा करती है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट नेटिलिटी मतलब कितने बच्चे पैदा हुए, तो नॉर्मली ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उसमें से कितने बच्चे सरवाइव करते हैं वो आता है नेटिलिटी रेट में। ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में एक स्टेटमेंट दिया गया है, एब्सोल्यूट नेटिलिटी इज ऑलवेज मोर देन, यहाँ पे दिया है एब्सोल्यूट नेटिलिटी विल ऑलवेज बी मोर देन रियलाइज्ड नेटिलिटी। नेटिलिटी मतलब क्या होता है? बर्थ। नेटिलिटी मतलब क्या होता है? बर्थ कंडीशन, ठीक है। और ये बच्चा सरवाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम नेटिलिटी रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? नेटिलिटी रेट, कि ये बच्चा सरवाइव किया कि नहीं किया। अगर आपको सिर्फ नेटिलिटी पूछा है तो एब्सोल्यूट नेटिलिटी विल बी मोर देन रियलाइज्ड नेटिलिटी, लेकिन अगर आपको नेटिलिटी रेट पूछा है तो एब्सोल्यूट नेटिलिटी रेट विल बी लेस देन रियलाइज्ड नेटिलिटी रेट। अगर सिर्फ नेटिलिटी बोला है तो इट विल बी मोर, मतलब पैदा होने के लिए तो किसी भी कंडीशन में बच्चे पैदा हो जाते हैं, पर क्या वो सभी बच्चे सरवाइव कर पाते हैं? नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा माल नरिष्ट होगा, किसी की माँ माल नरिष्ट होगी, बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा, या मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। पैदा तो हो जाता है, सिर्फ पैदाइशी अगर पूछी गई है तो दैट इज नेटिलिटी।
तो एब्सोल्यूट नेटिलिटी मतलब आइडियल कंडीशंस में बच्चे पैदा ज्यादा होते हैं बट वो सर्वाइव ज्यादा नहीं कर पाते। तो अगर एब्सोल्यूट नेटिलिटी बोला है तो इट विल बी मोर, बट एब्सोल्यूट नेटिलिटी रेट अगर बोला है तो इट विल बी लेस। ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, स्टेटमेंट है, करेक्ट कर लो इसको तो आपको ये समझने में आसानी होगी। ओके, सो एब्सोल्यूट नेटिलिटी मतलब क्या होता है, कितने बच्चे पैदा हुए, नंबर ऑफ बर्थ अंडर आइडियल कंडीशन। एंड रियलाइज्ड नेटिलिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ अंडर रियल कंडीशन व्हेन एनवायरमेंटल प्रेशर इज प्रेजेंट, कि कितने बच्चे सच में प्रेशर के अंदर पैदा हो रहे हैं। कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है, समझो अगर मैं आपको 100 रुपए दे दूं और आपको बोलूं आज का ये आपका दिन भर का खर्चा है, तो आप एकदम आराम से अपना आज का दिन निकाल लोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यही 100 रुपए आपको एक हफ्ते तक टिकाना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बस का खर्चा रोज का ज्यादा होता है, फिर पानी वगैरह बाहर से अगर कुछ पीना पड़ा गर्मी की वजह से तो उसमें पैसे ज्यादा जाएंगे। तो आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होती है, अगर धीरे धीरे करके किसी एक रिसोर्स की वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाती है तो उस पर्टिकुलर रिसोर्स को कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। कि पैसे कम पड़ने की वजह से आज मैं स्कूल नहीं जा पाया या कॉलेज नहीं जा पाया, दैट तो इस केस में मनी विल बी योर कैरिंग कैपेसिटी। खाना कम पड़ने की वजह से ज्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पाए तो फूड बिकम्स द कैरिंग कैपेसिटी। सो कैरिंग कैपेसिटी मतलब जिस चीज के वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ स्टॉप हो जाता है या स्लो हो जाता है। एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स, देयर इज प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। देखो ये अपना अर्थ है, ये अपना इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे सनलाइट सबसे ज्यादा होती है, तो इक्वेटर पे आपको टेम्परेचर भी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आप पोलार रीजन की तरफ बढ़ते हो यहाँ पे आपको कोल्ड टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है, तो यही चीज यहाँ बोली गई है। टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्रीज इन पोलार एरिया, पोलार एरियाज में एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। और जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा प्लेन रीजन में आते हो, थोड़ा थोड़ा इक्वेटर रीजन में आते हो, तो वहां पे आपको 50 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है ड्यूरिंग समर सीजन, यानी कि आपके नियर इक्वेटर। ओके, अभी जैसे गर्मी का सीजन चल ही रहा है, 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, सो दिस इज रिलेटेबल। फैक्टर्स विच इंक्रीज द पॉपुलेशन, देखो आपके एरिया में आपका पॉपुलेशन बढ़ गया, कैसे बढ़ा, क्योंकि वहां पे ज्यादा बच्चे पैदा हुए या फिर बाहर से लोग आपके इधर रेंट पे रहने आए, तो उसके वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन पॉप्युलेशन। नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन की वजह से, इमिग्रेशन म्हणजे बाहेरून एखादा माणूस तुमच्या एरियामध्ये येऊन राहायला लागला, दैट इज इमिग्रेशन। एंड फैक्टर्स दैट डिक्रीज द पॉपुलेशन, कौन से फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन कम होता है, मॉर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन। मॉर्टेलिटी मतलब क्या होता है, आपके स्पेसिफिक एरिया में किसी की डेथ हो गई तो पहले जितने लोग रहते थे उसमें से लोग कम हो गए क्योंकि एखादा माणूस इज डेड, या फिर आपके एरिया का कोई बच्चा बाहर पढ़ने चला गया और वहीं पे सेटल हो गया, तो एमिग्रेशन। एमिग्रेशन म्हणजे एग्जिट करना, तो डेथ हो या एमिग्रेशन हो इसके वजह से पॉपुलेशन कम हो जाता है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, पॉपुलेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, म्हणजे जी मुलं रिप्रोडक्शन करण्यासाठी रेडी नाहीयेत, जी प्युबर्टीच्या आत आहेत, जे अजून अडल्ट झाले नाहीयेत, दैट इज 0 to 14 इयर्स। फिर आता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 44 इयर्स, और फिर आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि 45 to 85 इयर्स का ग्रुप। ठीक है, चलो क्विक रिव्यू। इकोलॉजिकल हेरार्की, इकोलॉजिकल हेरार्की की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यूनिट कौन सा है, ऑर्गेनिज्म। जब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक ही जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं तो इस जोग्राफिकल एरिया को, जहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक साथ आ जाते हैं सेम स्पीशीज के, तो उस ग्रुप को बोलते हैं पॉपुलेशन। और जब अलग अलग स्पीशीज का पॉपुलेशन एक साथ रहता है, जैसे कुत्ते, बिल्ली, झाड़, इंसान, ये सब अलग अलग स्पीशीज है, तो जब ये लोग सब लोग एक साथ रहते हैं तो बनता है कम्युनिटी। फिर अलग अलग टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी, एक्वेटिक कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बनता है बायोम। ये देखो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, सेम स्पीशीज जब साथ में आता है तो पॉपुलेशन, अलग अलग स्पीशीज जब साथ में आते हैं तो इकोसिस्टम, देन बिकम्स योर कम्युनिटी एंड योर बायोम। ठीक है, ओके। अगर हम नीश की बात करें, टाइप्स ऑफ नीश, तो 3 टाइप का नीश हमको देखने को मिलता है। ठीक है, पहला है स्पाशियल या हैबिटेट नीश, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है वहां पे उसका फंक्शन क्या है। स्पाशियल या हैबिटेट नीश मतलब मैं अपने घर में कितनी जगह लेती हूँ, मेरे लिए मेरे घर में एक टेबल रखने की जगह है क्या, या मैं एक बेड की जगह लेती हूँ, तो मैं अपने घर में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती हूँ, दैट इज माई स्पाशियल नीश यानी हैबिटेट नीश। दूसरा आता है ट्रॉफिक नीश, कि जो ऑर्गेनिज्म नेचर में है ये कौन से फूड चेन में आता है, ये प्रोड्यूसर आहे
कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, इट इज बेस्ड ऑन द ट्रॉफिक लेवल, कि वो कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आता है। एंड मल्टी डायमेंशनल नीश मतलब क्या होता है, ये टाइम टू टाइम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करते रहता है एंड एक साथ मल्टीपल एक्टिविटीज भी कर सकता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू टॉलरेट टेम्परेचर, टेम्परेचर को झेलने के अकॉर्डिंग दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूरी थर्मल और एक स्टीनोथर्मल। एक वर्ड याद रखो, यूरी मतलब क्या होता है, जो लोग ज्यादा एडजस्टमेंट दिखाते हैं, और स्टीनो मतलब क्या होता है, जो लोग ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा टेम्परेचर में खुद को एडजस्ट कर सकता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिजम्स विच टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओके, जैसे कि योर मरीन फिशेज, ह्यूमंस। एंड स्टीनोथर्मल क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे बर्ड्स कभी भी ज्यादा गर्मी में जिंदा नहीं रह सकते, तो ये जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, सॉरी, बर्ड्स ज्यादा ठंडी में जिंदा नहीं रह सकते, बर्ड्स को वार्म टेम्परेचर चाहिए रहता है, तो जैसे ही कहीं पे ठंडी बढ़ने लगती है ये बर्ड्स माइग्रेट हो जाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव इन low temperature, okay, so they show only less adjustment. Strenothermal organism, types of organisms based on their ability to regulate their body temperature। अभी देखो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक वो जो बाहर के इकोसिस्टम के हिसाब से अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लेते हैं, और एक वो जो बाहर कितना भी एनवायरनमेंट चेंज हो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखते हैं। इधर देखो, एक है पोइकिलोथर्मिक, एक है होम्योथर्मिक, वो ऑस्मो कन्फर्मर और रेगुलेटर के बारे में आगे पढ़ेंगे। पोइकिलोथर्मिक मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स विच आर अनेबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते, दे आर कोल्ड ब्लडेड, तो इनको हम पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं। होम्योथर्म्स क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जैसे ह्यूमंस, वी आर एबल टू मेंटेन अवर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू टॉलरेट सॉल्ट, सैलिनिटी म्हणजे काय असतं, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो कौन से ऑर्गेनिज्म ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एडजस्ट कर सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म कम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं, जो ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में खुद को एडजस्ट करते हैं उनको बोलते हैं यूरी हलाइन ऑर्गेनिजम्स। दीज ऑर्गेनिजम्स विच टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, जैसे कि आपके मरीन फिशेस, शार्क वगैरह, ये ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं क्योंकि ओशंस में मिलते हैं। एंड स्टीनोहलाइन मतलब जो लेस एडजस्टमेंट दिखाता है, जो लेस सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में रहता है। ऑर्गेनिजम्स विच टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, गोल्ड फिश वगैरह, ये रिवर वाटर की फिशेज है तो ये ज्यादा करके फिश टैंक में ही रहती है। ओके, नेक्स्ट रिस्पॉन्सेज टू अबायोटिक फैक्टर्स, तो देखो हमारे ऑर्गेनिजम्स जब खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स अपना इंटरनल एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट रखते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम रेग्युलेटर बोलते हैं, म्हणजे तुम्ही मी आपण सगळे रेग्युलेटर्स आहोत। वी कैन मेंटेन अवर बॉडी का पीएच एंड टेम्परेचर, हम अपने बॉडी का पीएच, टेम्परेचर और वाटर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करके रखते हैं। होम्योस्टेसिस म्हणजे पीएच एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एंड ऑस्मो रेग्युलेशन म्हणजे सॉल्ट एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना सॉल्ट और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन और पीएच, टेम्परेचर बैलेंस करके रखता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को रेगुलेटर बोलते हैं। ये क्लास 11th एक्सक्रीशन चैप्टर में भी है। जो ऑर्गेनिज्म कांस्टेंट नहीं रह पाता, जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कन्फर्मर बोलते हैं, दे कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट एनवायरनमेंट। और जो ऑर्गेनिज्म अपना टेम्परेचर नहीं बदलता, अपना एनवायरनमेंट नहीं चेंज करता है, सीधा जगह चेंज कर देता है, जैसे बर्ड्स, एक जगह ठंडी होती है तो वो दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, अभी ह्यूमंस तो नहीं जा सकते ना बार बार, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स माइग्रेशन दिखाते हैं, दे मूव टू अनदर प्लेस विच इज मोर फेवरेबल फॉर देयर सर्वाइवल। आणि सस्पेंड म्हणजे काय असतं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देते हैं, जैसे कि अगर ज्यादा ठंडी होगी तो वो गुफा के अंदर छुप जाएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो बेडूक, मतलब ये जो मेंढक वगैरह होते हैं, ये लोग जमीन के नीचे चले जाते हैं, हाइबरनेशन करते हैं या एस्टिवेशन करते हैं। सो एनिमल्स किसी भी स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशन से छुप जाते हैं, जैसे हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन का एग्जाम्पल है ठंडी से बचने के लिए गुफा में छुप जाना, पोलार बेयर्स करते हैं, और एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है गर्मी से बचने के लिए जमीन के नीचे या पानी के अंदर छुप जाना, जैसे स्नेल, फ्रॉग, फिशेस करते हैं। ओके, एलेन्स रूल हमको क्या बोलता है कि मैमल्स लिविंग इन कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स, जैसे कि अगर आप कुछ फिश वगैरह का एग्जाम्पल देखो, सील फिशेस वगैरह,
तो ये एकदम पोलार कंडीशन में रहते हैं, एकदम कोल्ड कंडीशंस में। तो ऐसे एनिमल्स का नाक, कान, मुंह सब छोटा छोटा रहता है ताकि उनकी बॉडी हीट ज्यादा रिलीज ना हो, बॉडी हीट अंदर ही ट्रैप हो जाए। तो दैट इज एलन्स रूल। टू प्रिजर्व बॉडी हीट दे हैव फैटी टिश्यू एंड they have short organs so that they release less energy out of their body। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की हम बात करें तो पॉपुलेशन कंसीडर करने के टाइम पे हमको 3 फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी एज पिरामिड। सेक्स रेशियो में क्या होता है, रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन, मतलब आपके कितने फीमेल्स हैं अपॉन कितने मेल्स है, दिस इज कॉल्ड एज सेक्स रेशियो। एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना। और एज पिरामिड मतलब ये ऐसे टाइप का पिरामिड। तो देखो जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा रहता है, मतलब 10 साल बाद ये बच्चे अडल्ट होके इनके बच्चे पैदा होंगे, तो ऐसी जगह पे अगर आपको ऐसा ग्राफ मिलता है, बेल शेप ग्राफ, तो ऐसी जगह पे आपका पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो होगा। और जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कम होगा वहां पे स्लो ग्रोथ होगी। जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इक्वल होगा तो वहां पे ग्रोथ ही नहीं होगी, क्योंकि ये लोग बुढ़े होंगे, ये मर जाएंगे और ये लोग इनकी जगह ले लेंगे। तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, जितना था उतना ही बैलेंस रहेगा। 4 लोग गए और 4 लोग आए, 4 जन बुढ़े हुए तो 4 बच्चे अडल्ट हो गए, सेम ही पॉपुलेशन मेंटेन है। और जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एकदम ही कम रहता है तो वहां पे हमको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, कि पॉपुलेशन कहीं पे भी जब बढ़ता है तो इसके लिए 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन। ये 2 फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन बढ़ता है। नेटिलिटी मतलब नए बच्चे पैदा होना। अभी समझो की हम पॉप्युलेशन डेन्सिटी कॅल्क्युलेट कर रहे हैं ऍट टाइम t+1, म्हणजे समजा तुम्हाला सांगितलंय की 2024 मध्ये t+1 मतलब 2023 + 1 म्हणजे 2024। तो 2024 में आपके एरिया का पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम n से कैलकुलेट करते हैं। तर हम 2024 का पॉपुलेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको लास्ट ईयर से काउंट करेंगे कि लास्ट ईयर कितने थे और अब कितने बढ़े, तो अपने को टोटल पॉपुलेशन पता चलेगा। तो t मतलब 2023 लास्ट ईयर का जो डेटा है अपने पास, समझो लास्ट ईयर अपने पास 100 लोग थे, ओके। अब इसमें 10 बच्चे न्यू पैदा हुए और 10 लोग बाहर से अपने इधर रहने के लिए आए, और उसमें से 5 बच्चों की डेथ हुई और 15 बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ने चले गए। तो अब कैलकुलेट करो क्या होगा, 100 प्लस कितने बच्चे पैदा हुए 10 और 10 बच्चे बाहर से रहने आए, माइनस 5 बच्चों की डेथ हुई और 15 बच्चे बाहर चले गए। तो कैलकुलेट करो क्या आएगा आंसर, 20 माइनस 20, आंसर इज 0। तो 100 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 100, यानी आपका 2024 का पॉपुलेशन अभी भी 100 ही है। 2023 में जितना पॉपुलेशन था अभी भी उतना ही पॉपुलेशन है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बस आपको ये फॉर्मूला का सीक्वेंस पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला आपको एग्जाम में आता है कि चूज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज कब होता है, जब बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं या इमिग्रेशन ज्यादा होता है। इमिग्रेशन म्हणजे बाहेरून येणारे लोक। और पॉपुलेशन कम कब होता है, जब आपके एरिया में किसी की डेथ हो जाती है या आपके एरिया से कोई बाहर चला जाता है, एमिग्रेशन हो जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आया है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे हम देखते हैं, हमको 2 टाइप का ग्रोथ कर्व दिया है। आपकी टेक्स्ट बुक में ये फॉर्म्युला नहीं दिया है, तर तुम्हाला हे फॉर्म्युला अजिबात करायची गरज नाही है, हे तुमच्यासाठी नाही है, ठीक है। हमको सिर्फ 2 कर्व पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। मैं ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन गिवन टाइम हे कैलकुलेट करायला सांगितलंय। R इज योर रेट ऑफ ग्रोथ एंड N इज योर पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब इतने टाइम में कितने ऑर्गेनिजम्स कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं वो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। और ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और यहाँ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में भी सेम चीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन गिवन टाइम, और ये K क्या है आपका, दिस इज योर कैरिंग कैपेसिटी। मतलब आगे जाके जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो आपके रिसोर्सेस कम होने लग जाते हैं, जिसके वजह से पॉपुलेशन का ग्रोथ धीरे धीरे करके स्लो हो जाता है। तो K रिप्रेझेंट्स युअर कॅरिंग कॅपॅसिटी। आता हे फॉर्म्युला तुम्हाला एक्झाम मध्ये नक्कीच येणार नाहीये, कारण ते आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये नाही दिलेत, पण तुम्हाला ग्राफ एग्जाम मध्ये नक्की विचारला जाऊ शकतो, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ग्राफ है दिस इज योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन, और ये आपका सेकंड ग्राफ जो है दिस इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन।
दिस कर्व इज गिवन बाय वर्ल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ। अभी देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको सिर्फ दो फेजेस दिखाए गए हैं, लैग फेज एंड लॉग फेज। मतलब ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है स्लो 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 फिर फास्ट हो गई, और यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में क्या दिखाया गया है, तीन फेजेस दिखाए गए। स्टार्टिंग में ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्लो होती है, फिर उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते जाता है तो उनकी ग्रोथ एकदम से मल्टीप्लाई हो जाती है, पर आगे जाके जब न्यूट्रिएंट्स कम होने लग जाते हैं तो धीरे धीरे करके उनका कंपटीशन बढ़ता है, जिसके वजह से उनका ग्रोथ का फेज धीरे धीरे करके स्लो हो जाता है। बट दिस इज योर आइडियल ग्रोथ कर्व, मतलब दिस इज योर रियल ग्रोथ कर्व एंड दिस इज योर आइडियल ग्रोथ कर्व। तो इस ग्रोथ कर्व को हम बोलते हैं सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। क्या बोलते हैं इसको हम, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन। अभी देखो जब दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की मदद करते हैं जिससे दोनों का फायदा होता है, तो ऐसे टाइप के इंटरैक्शन को हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और इसको ही हम सिम्बायोसिस भी बोलते हैं और इसको ही हम प्रोटो कोऑपरेशन भी बोलते हैं। ओके, लेकिन अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में फाइट करेंगे तो उसमें से विनर कोई भी हो, लॉस दोनों का होगा, क्योंकि जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो दोनों का प्रॉपर्टी डैमेज होता है, तो कंपटीशन में दोनों का लॉस होता है। प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में क्या होता है, प्रिडेशन मतलब समझो कि कोई ईगल है वो स्नेक को खा रहा है, तो इसमें ईगल का फायदा हुआ बट स्नेक तो बेचारा मर गया ना, तो एक का फायदा होता है एक का लॉस होता है। पैरासिटिज्म में भी सेम होता है। खटमल का एग्जाम्पल लेते हैं, आपका जो खटमल है बेड बग है, यह आपको काटता है तो यह आपका ब्लड पीता है, तो आपका लॉस हुआ पर खटमल का तो फायदा हो गया, ठीक है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है और दूसरे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, एग्जाम में जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हो या कॉलेज के एग्जाम में, आपके आगे अगर कोई टॉल बच्चा बैठा है, नहीं आपके आगे कोई हाइट में छोटा बच्चा है और आप पीछे बैठे और आपकी हाइट ज्यादा है, तो आपके आगे का जो टॉपर है वो जो कुछ भी लिख रहा है वो आपको इजीली दिखाई दे रहा है, टॉपर को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब कुछ पढ़ के आया है, पर इसमें आपका फायदा हो गया, तो आपका फायदा हुआ और टॉपर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इधर पे, कैटल इग्रेट का। अगर मैं काउ का एग्जाम्पल लूं या बफेलो का एग्जाम्पल लूं, तो काउ या बफेलो आपका जो भी घास वगैरह खाते हैं तो उससे क्या होता है कि काउ बफेलो को घास मिल जाती है। अब उस घास के बीच बीच में जो कीड़े होते हैं, ये कीड़े इन बर्ड्स के लिए इजी विजिबल हो जाते हैं, तो काउ घास खा के घास को साफ कर देती है और फिर बर्ड्स आके उधर पे जो कीड़े होते हैं वो कीड़े खा लेते हैं, तो बर्ड्स को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है क्योंकि काउ ने पूरा घास साफ कर दिया। तो काउ को इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो अपना घास खाने में बिजी थी, तो काउ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो आपके इग्रेट बर्ड है उन बर्ड का फायदा हो गया। दिस इज कमेंसलिज्म। और अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का लॉस होता है और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब काउ का एग्जांपल लेते हैं, काउ या फिर कोई भी दूसरा एनिमल जब आपके फील्ड पे चलता है, जब आपके खेती पे चलते हैं, तो काउ के पैर के नीचे आके पूरा आपका खेत बर्बाद हो जाता है, यानी आपके जो ग्रासेस है वो छोटे छोटे ग्रासेस मर जाते हैं। आप खुद भी गार्डन पे चलते हो, गार्डन में चलते चलते आप जब पैर ऐसे ऐसे करते हो तो आपका ग्रास टूट जाता है, मतलब ग्रास का लॉस हो गया, लेकिन इससे काऊ को कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो एक स्पीशीज का लॉस हो जाता है बट दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो चलने की जगह है, इधर पे घास अगर रहेगी तो वो तो टूटेगी, तो घास का नुकसान होगा, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है अपना पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में आपको तीन टाइप के पैरासिटिज्म बताए गए, एक एक्टोपैरासाइट जो बॉडी को बाहर से डिस्ट्रॉय करते हैं या अटैक करते हैं, जैसे मच्छर मस्किटो, ये बॉडी को बाहर से अटैक करते हैं, खटमल बॉडी के ऊपर बाहर से अटैक करते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम, मलेरिया का जो पैरासाइट है ये बॉडी के अंदर जाके लिवर में मल्टीप्लिकेशन करता है और बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय करता है। और ब्रूड पैरासिटिज्म मतलब क्या होता है, कोई एक स्पीशीज का बर्ड जब अपना अंडा किसी दूसरी स्पीशीज के नेस्ट में डालता है, देखो ये कोयल का बच्चा है, कोयल ने अपना अंडा कौवे के नेस्ट में डाल दिया, तो अभी कौवे के बच्चे को सीधा नीचे गिरा देगा कोयल का बच्चा, मतलब कौवा इस सारे बच्चों का ध्यान देगा, लेकिन जब कोयल का बच्चा पहला पैदा होगा तो वो कौवे के सारे अंडे को नीचे गिरा देता है। तो एक बर्ड के बच्चे को कोई और पालता है और फिर जो पालता है उसी के बच्चे नीचे गिर जाते हैं, तो इस टाइप के पैरासिटिज्म को बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। इसका ही दूसरा नाम है क्लेप्टोपैरासिटिज्म, हे लक्षात ठेवा कारण एक्झाम मध्ये कधी कधी हा शब्द वापरला जातो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो पहला चीज क्या बोला गया है कि कभी भी दो ऑर्गेनिजम्स जो साथ में रहते हैं, टू ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर, सी
कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो गॉस ने हमको दिया है, फिजिक्स वाला गॉस नहीं है, बायो वाला, इसमें क्या बोला गया है, टू क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। दो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स अगर एक साथ रहेंगे, जैसे लायन और लेपर्ड, लायन स्टैंडिंग ओवर डेड लेपर्ड रिमूविंग कॉम्पिटिशन, मतलब समझो ये जो लायन है ये अपना कंपटीशन कम कर रहा है, अगर दो एनिमल्स एक सेम रिसोर्स के लिए फाइट करेंगे तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। जैसे लायन को भी डियर खाना है, लेपर्ड को भी डियर खाना है, तो लायन पहले लेपर्ड को मारेगा और फिर वो डियर के ऊपर अटैक करने जाएगा, पहले वो अपना कंपटीशन खत्म करेगा, तो जो इंफीरियर स्पीशीज होता है वो एलिमिनेट हो जाती है। मतलब लायन ने लेपर्ड को मार दिया और अब ये डियर को अटैक करने जाएगा, तो लायन ने पहले अपना कंपटीशन कम किया, दैट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। और दूसरा ऑप्शन क्या है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसमें क्या बोला गया है कि समझो आपके पास जो अलग अलग बर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ बर्ड्स इंसेक्ट खाते हैं, कुछ बर्ड्स फ्रूट खाते हैं, कुछ बर्ड्स सीड खाते हैं, तो एक ही स्पीशीज एक टाइम पे सरवाइव कर सकती है अगर आप उनका रिसोर्सेज डिवाइड कर दो। मतलब कुछ बर्ड्स वेजिटेरियन हो जाएंगे, कुछ बर्ड्स नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे, तो ये दोनों बर्ड्स एक साथ रह सकते हैं क्योंकि दोनों का फूड सोर्सेज अलग अलग हो गया है, तो दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। सो दिस इज योर रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, हियर वी आर डन विद चैप्टर नंबर 13। नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 14, वो भी बहुत छोटा सा और कम वेटेज वाला है। लेट्स कंटिन्यू, दैट इज चैप्टर नंबर 14, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इस चैप्टर का वेटेज अगर देखा जाए तो इसमें से मुश्किल से 2 या 3 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को हम फटाक से कवर करेंगे, इसका सिर्फ हम इंपॉर्टेंट सिनॉप्सिस के ऊपर फोकस करेंगे। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर आपको देखने पड़े तो इसके कौन से टर्म्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला स्पाशियल पैटर्न। स्पाशियल पैटर्न मतलब क्या होता है, कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके इकोसिस्टम में कैसे अरेंज्ड है, इसको बोलते हैं स्पाशियल पैटर्न। स्पाशियल मतलब स्पेस, पैटर्न मतलब अरेंजमेंट। न्यूडेशन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग न्यू सर्फेसेस सच एज पत्थर या सॉइल थ्रू नेचुरल इवेंट्स सच एज इरोजन और वोल्केनिक एक्टिविटी। मतलब जब भी किसी नई जगह पे कोई नया रॉक ब्रेक होके सॉइल बनता है, तो जो भी चीज जो न्यू बनती है किसी न्यू एरिया में फर्स्ट टाइम एक्सपोज होती है, उसको न्यूडेशन प्रोसेस बोलते हैं। इन्वेजन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ नॉन नेटिव स्पीशीज इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इकोसिस्टम। मतलब समझो अगर अपने देश में कोई बाहर से आके रहने लग जाए, कोई घुसपैठिया घुस जाए विदाउट परमिशन, तो उसको इन्वेजन बोलते हैं, यानी बिना परमिशन के घुस जाना, घुसपैठिया, इन्वेजन। ठीक है, जो अपने इधर का नहीं है, जो लोकल नहीं है, जो कहीं और से अपने इधर जबरदस्ती घुस के आया है। एस्थेसिस मतलब क्या होता है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू पॉपुलेशन और कम्युनिटी। जब आपके इधर कोई नया आता है और वहां आपके यहाँ रह के वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं एस्थेसिस। सैप्रोट्रॉफ्स मतलब क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया, फंगस, चील, ईगल। यस। एपीपेलाजिक मतलब क्या होता है, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ओशन। मतलब ये देखो यहाँ पे आपको अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं। दिस इज एपीपेलाजिक, दिस इज मीसोपेलाजिक जोन, दिस इज बेथीपेलाजिक, दिस इज एप्सी क्या है एबिसोपेलाजिक। तो ऐसे अलग अलग जोन्स होते हैं, एपीपेलाजिक, मीसोपेलाजिक, बेथीपेलाजिक, लिटोरल जोन्स एंड सब लिटोरल जोन्स। इधर पे देखो लिटोरल जोन्स एंड ये देखो एपीपेलाजिक, मीसोपेलाजिक, बेथीपेलाजिक, इधर तक अपन ने देखा। इसके अलावा देर आर ऑल्सो जोन्स सीन सच एज लिटोरल एंड सब लिटोरल। इधर देखो ये आपका सब टाइडल जोन है, सी दिस इज योर सब लिटोरल जोन, और यहीं पर आपका लिटोरल जोन होगा। मतलब एपीपेलाजिक जोन को ही आप लिटोरल जोन भी बोल सकते हो। द शैलो नियर शोर एरियाज, जो आपके समुद्र के किनारे के नजदीक के जो एरिया होते हैं उसको हम लिटोरल जोन बोलते हैं, जहां पे सनलाइट थोड़ा सा प्लांट तक पहुंच सकती है। एंड सब लिटोरल जोन मतलब जब आप समुद्र के किनारे अंदर अंदर घुसना चालू करते हो, जहां पे अलगे की ग्रोथ वगैरह स्टार्ट हो जाती है, द डीपर ओपन वाटर एरियाज वेयर सनलाइट कैन नॉट रीच इज नोन एज सब लिटोरल जोन। ओके, ऑलराइट। द अमाउंट, ये देखो इधर पे आपका प्लांट्स का अरेंजमेंट हाइट के हिसाब से किया गया है, तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। और यहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स को उनके हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं जोनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ये देखो ये जोनेशन है, इसको आप हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हो, और जिसको आप वर्टिकली अरेंज करते हो उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। वर्टिकल इज स्ट्रैटिफिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल इज जोनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है की नोट्स। द अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी डिक्रीजेस एज इट मूव्स अप द फूड चेन। मतलब इधर पे क्या बोला गया है, 10% लॉ बताया गया है कि जैसे जैसे आप लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाओगे
तो एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाती है। सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास होती है, फिर उसमें से सिर्फ 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर को मिलती है, फिर उसके 10% सेकेंडरी कंज्यूमर को, ऐसे धीरे धीरे करके डिक्रीज होते जाता है। अब फूड चेन इज अ लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ energy from one organism to another, while a food web shows multiple interconnection. अगर आप फूड चेन की बात करोगे तो फूड चेन में प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, ऐसा सिंपल चेन देखने को मिलता है। बट फूड वेब में क्या होता है, आपका जो ईगल है वो आपके रैट को भी खा सकता है, आपके स्नेक को भी खा सकता है, आपके रैबिट को भी खा सकता है। रैबिट सिर्फ घास फूस खाता है, तो रैबिट इज योर प्राइमरी कंज्यूमर, घास फूस इज योर प्रोड्यूसर। लेकिन आपका जो रैट और स्नेक है ये अलग अलग एनिमल्स को खाते हैं, तो ऐसा जो कॉम्प्लिकेटेड वेब होता है इसको हम फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म। डीकम्पोजर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी फ्लो। डीकम्पोजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स, जिसका मिनरल आपके सॉइल में डिपॉजिट हो जाता है एंड न्यूट्रिएंट्स वापस से आपके इकोसिस्टम में रिसाइकल हो जाते हैं। जब भी कोई पत्ता डेड हो जाता है, लीफ, जब भी कोई लीफ, झाड़ के लीफ डेड होके नीचे गिरते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन होता है, उसके बाद ही वो लीफ के अंदर का जो भी कार्बन और अदर न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में रिसाइकल होता है। हमारी डेड बॉडी जब जमीन के अंदर रहती है तो अपनी डेड बॉडी, अपने बोन्स के अंदर का जो कैल्शियम रहता है उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और वो बैक्टीरिया उस कैल्शियम को ब्रेक डाउन करके वो कैल्शियम वापस से सॉइल में रिसाइकल कर देता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम आर नॉट ऑलवेज इन कॉम्पिटिशन विथ ईच अदर. While competition for resources certainly occurs, many organisms show also engage in mutualistic और symbiotic relationships. मतलब क्या बोला गया है, सारे ऑर्गेनिजम्स हमेशा एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करते, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी दिखाते हैं। व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करता हूँ। लाइक योर अल्गे एंड फंगस, एग्जाम्पल इज लाइकेंस। अलगे फोटोसिंथेसिस करके फंगस को खाना देता है, बदले में फंगस वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके अलगे को देता है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम में आप बोलते हो ना, बोर्ड एग्जाम में, तू फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ के आ, मैं मैच द कॉलम पढ़ के आता हूँ, फिर दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, दैट इज म्यूचुअल हेल्पिंग। ओके, कीस्टोन स्पीशीज मतलब क्या होता है, जो इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, अगर ये स्पीशीज खत्म हो गए तो इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज जिसके गायब होने की वजह से आपके इकोसिस्टम में ज्यादा चेंजेस होंगे और आपका इकोसिस्टम का बैलेंस थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हमको इधर पे दो टाइप के इकोसिस्टम देखने को मिलता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड पे होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो वाटर में ग्रो होते हैं। इसको दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम यानी कि आपका फॉरेस्ट, आपका ग्रासलैंड, आपका डेजर्ट। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या आएगा, आपका फार्म लैंड। ओके, ये दोनों नेचुरल में आएंगे, ये भी नेचुरल में आएगा, ये भी नेचुरल में आएगा। आर्टिफिशियल में फार्म लैंड आएंगे, पॉन्ड आएगा, और क्या आएगा, फिश टैंक आएगा। ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आता है जो ह्यूमंस खुद बनाते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, अबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है ना इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए। अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो हमको दो टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, जैसे कि फॉरेस्ट में, जंगल वगैरह में ऐसा जो अरेंजमेंट अपने को देखने को मिलता है। सबसे ऊपर की लेयर को इमर्जेंट लेयर बोलते हैं, सेकंड लेयर को कैनोपी लेयर बोलते हैं, थर्ड लेयर को अंडर स्टोरेज, और जो एकदम नीचे की लेयर्स होती है उनको श्रब और ग्राउंड लेयर बोलते हैं। तो आपको ये नाम सीईटी में पूछे जा सकते हैं। इस जब आप प्लांट्स को हाइट के हिसाब से अरेंज करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। और जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज करते हो, सबसे लोअर जोन, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, तो ऐसे अरेंजमेंट को, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं जोनेशन प्रोसेस। इसमें आप ज्यादा करके एक्वेटिक सिस्टम में फॉलो करते हो। इसका फंक्शन क्या है, इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी मैटर करता है कि आपको फाइनली प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस करके कितना फूड मिल रहा है, डीकम्पोजिशन प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि जो भी खाना बना है कभी ना कभी तो वो ऑर्गेनिज्म मरेगा, और वो ऑर्गेनिज्म मर के उसका न्यूट्रिएंट्स कैसे रिसाइकल होगा, एंड लास्ट में एनर्जी फ्लो कैसे होती है। तो देखो इकोसिस्टम जो है ये चार प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट दिखाता है। प्रोडक्टिविटी मतलब फोटोसिंथेसिस, डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट रिसाइकल मतलब न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल हो जाना, एंड एनर्जी फ्लो मतलब आपके प्रोड्यूसर से हायर लेवल पे एनर्जी कैसे जा रही है 10% लॉ के अकॉर्डिंग। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सीईटी में आपको डायरेक्ट पूछते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी।
तो आंसर क्या आएगा इसका, ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि आपके प्लांट ने टोटल फोटोसिंथेसिस करके कितना खाना बनाया, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी अपने को एटीपी यूज करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो टोटल खाना कितना बना और उसमें से आपने एटीपी कितना यूज किया, ये माइनस करने के बाद जो एटीपी बच जाता है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज अवेलेबल, ओके, एंड ये आपका ड्राई वेट है, मतलब ये आपके लैंड पे अवेलेबल है। इसमें से ओशन में कितना है, टोटल अर्थ पे देखेंगे तो 170 बिलियन है, इसमें से ओशन में 55 बिलियन है। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, आपके जो भी प्लांट्स हैं, आपके जो भी एनिमल्स हैं, वो अपना मेन फंक्शन करने के साथ साथ जो आपको सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट्स देते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर और अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब मैंने घास फूस खाया या फिर रैबिट ने घास फूस खाया तो रैबिट को ईगल खाएगा, तो घास फूस से रैबिट को कितनी एनर्जी मिली, उसका 10% रैबिट से ईगल को मिलेगा। So energy is always decreasing when it moves from one trophic level to another trophic level. Decomposition की अगर हम बात करें मतलब breakdown of your organic matter, तो detritus मतलब क्या होता है, ये dead organism से start होता है। जब आप मरे हुए plant या मरे हुए animals के ऊपर बैक्टीरिया या फंगस का एक्शन दिखाते हो तो उसको decomposition बोलते हैं। डिकम्पोजिशन करने के लिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, वार्म कंडीशन होना चाहिए, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए, मॉइस्चर एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो आपका डिकम्पोजिशन अच्छे से होगा। अगर लो टेम्परेचर रहेगा और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस आपका रुक सकता है। ये देखो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, आपने टोटल कितना फूड बनाया और वो फूड बनाने के लिए आपने कितना एटीपी यूज किया, उसके बाद लास्ट में कितना फूड बचा, दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। स्टेप्स की अगर हम बात करें तो डिकम्पोजिशन का स्टेप्स, ये देखो स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, अर्थवर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये आपके डेड मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उसको उसमें से जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं सॉल्ट के फॉर्म में। फिर धीरे धीरे करके आपका बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम आपके इसी डेड मैटर को ब्रेक डाउन करना चालू करता है और उसमें से जो आपका आधा सड़ा हुआ प्रोडक्ट रहता है डार्क कलर का, उसको हम ह्यूमस बना के एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है मिनरलाइजेशन, आपके सारे के सारे मिनरल्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नेचर में फिर से रिसाइकल हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने सॉइल की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। तो आप डिकम्पोजिशन का स्टेप पढ़ने के लिए ये स्मार्ट कोड यूज कर सकते हो या डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, एनर्जी फ्लो की अगर हम बात करें तो सूरज से जो रोशनी आती है उसमें से 50% से भी कम रोशनी अवेलेबल है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ऐसे रेडिएशन को बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और इस 50% में से भी ओनली 2 to 10% एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय प्लांट्स, बाकी का पूरा एनर्जी वापस से एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाता है। और प्लांट्स जो भी एनर्जी लेते हैं, मतलब प्लांट्स जो भी खाना बनाते हैं उसका सिर्फ 10% एनर्जी हायर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं 10% लॉ। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉफिक लेवल, मतलब अगर इस प्लांट में 1000 जूल्स है तो 10% ऑफ 1000 जूल्स, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंट मतलब अपॉन 100, सो 10% मतलब 10 अपॉन 100 ऑफ 1000 जूल्स, तो इसको कैलकुलेट करो कितना एनर्जी गया, ओनली 10 10 100 जूल्स। तो जिसके पास 1000 जूल एनर्जी था उसका सिर्फ 100 जूल्स गया प्राइमरी कंज्यूमर के पास, इसका 10% निकालोगे तो 10 जूल्स जाएगा इस एनिमल के पास। अब इसका अगर मैं 10% खाऊं, कोई अगर लायन को खाएगा तो उसको सिर्फ 1 जूल एनर्जी मिलेगी, तो सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसपोर्ट होती है। अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करें तो सबसे पहली बात, बेस क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोड्यूसर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, एंड उसका टॉप पोजीशन क्या रिप्रेजेंट करता है, द लास्ट लेवल। एक्सेप्शंस क्या है, ओशन इकोसिस्टम इन्वर्टेड बायोमास दिखाता है, ऐसा नॉर्मली बायोमास पिरामिड जैसे दिखता है बट ओशन में इन्वर्टेड उल्टा बायोमास दिखता है। एंड कभी कभी आपका पिरामिड ऑफ नंबर भी इन्वर्टेड हो सकता है। हमको 3 टाइप के पिरामिड देखने को मिलते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ बायोमास मतलब क्या होता है, आपका प्लांट कितना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, द रिलेटिव बायोमास पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज पिरामिड ऑफ बायोमास।
पिरामिड ऑफ नंबर मतलब क्या होता है, आपके जंगल में कितने चूहे, कितने बिल्ली, कितने खरगोश, कितने लायन, कितने टाइगर है, सबका नंबर्स आप काउंट करते हो. So the relative number of individuals per unit area at different trophic level constitute pyramid of number. And pyramid of energy, the amount of accumulated energy per unit area constitutes energy pyramid. एक चीज याद रखो, pyramid of energy is always going to be upright. ये कभी भी inverted नहीं हो सकता. बाकी सारे pyramids inverted हो सकते हैं. ओके, ये देखो, ये आपका pyramid of biomass है. आपका plant producers कितना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसमें से आपके माइस कितने एनर्जी स्टोर करते हैं, फिर आपका स्नेक, फिर आपका आउल. तो जैसे जैसे आपका बायोमास का क्वांटिटी कम होते जाता है, पिरामिड पॉइंटेड होते जाता है, अपराइट होते जाता है. पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा भी हो सकता है, मतलब एक झाड़ है, उस झाड़ के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर है, और इस बर्ड्स के ऊपर थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, और इन कीड़े मकोड़े को खाने वाले थोड़े बहुत मस्कीटोज प्रेजेंट होते हैं. तो ये उल्टा है पिरामिड ऑफ नंबर्स. पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे आगे जाओगे, सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है. ओनली 10% इज एनर्जी, 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. दैट इज योर पिरामिड ऑफ एनर्जी. अगर हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करें तो हमको दो टाइप का साइकिल देखने को मिलता है, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंटरी साइकिल. गैसियस साइकिल का एग्जांपल है नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं. गैसियस साइकिल आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. अगर हम सेडिमेंटरी साइकिल की बात करें तो ये आपको अर्थ के क्रस्ट में देखने को मिलती है. इसका एग्जांपल है फॉस्फोरस साइकिल. अभी इधर पे देखो, कार्बन साइकिल की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है 49% ड्राई वेट कार्बन से बना हुआ होता है, और ये कार्बन आपको सी वाटर में, एटमॉस्फेयर, पत्थर, मिट्टी, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा. कार्बन का ओशंस में कितना कार्बन है, अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द ग्लोबल कार्बन इज प्रेजेंट इन योर ओशन. ओके, कार्बन सिंक मतलब कार्बन किधर जाके डिपॉजिट होता है, पत्थर में, फॉसिल फ्यूल्स में. हम जो मर जाते हैं तो मरने के बाद हमारी जो हड्डियां होती हैं उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है. देन ऑयल कोल के फॉर्म में, नेचुरल गैस के फॉर्म में. कार्बन साइकिल कैसे काम करता है, CO2 जो एटमॉस्फेयर में रहता है उसकी मदद से हम फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस करके जो खाना बनाते हैं C6H12O6, उसमें भी कार्बन होता है. वो कार्बन यूज करके हम रेस्पिरेशन करते हैं. फिर आपका जो बचा हुआ फूड प्रोडक्ट रहता है उसका डीकम्पोजिशन करते हैं, फिर उसका न्यूट्रिएंट सेडिमेंट हो जाता है, और फिर हम फाइनली उस कार्बन को जो लकड़ी मर जाती है जला देते हैं. दैट इज कंबस्शन. सो दिस इज हाउ योर कार्बन साइकिल ऑपरेट्स. फॉस्फोरस साइकिल की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस का हमको दो ही सोर्स रहता है, या तो पत्थर से मिलेगा या तो अर्थ के क्रस्ट में से मिलेगा. फॉस्फोरस बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ऑर्गेनिजम्स के लिए फॉस्फोरस ये कैरिंग कैपेसिटी बन जाता है. इट बिकम्स द लिमिटिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ लिमिट हो सकती है. इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर हम बात करें तो सक्सेशन मतलब क्या होता है, ग्रोथ का पैटर्न. यहाँ तक सबके. तो अभी इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या बताया गया है, देखो सक्सेशन मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हो. अ ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन इन अ गिवन टाइम. मतलब आप एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर टाइम में ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का पैटर्न समझते हो, इसको हम बोलते हैं सक्सेशन प्रोसेस. सक्सेशन एक पर्टिकुलर स्टेप में देखने को मिलता है. पहले कोई नया एरिया अवेलेबल होता है, उसको न्यूडेशन बोलते हैं. फिर वहां पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आके रहना स्टार्ट करता है, दैट इज इन्वेजन. फिर धीरे धीरे करके वो ऑर्गेनिज्म अपना पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट करता है, दैट इज एसेसिस. फिर धीरे धीरे करके उनका ग्रुप बन जाता है, दैट इज एग्रीगेशन. और फिर इन ग्रुप में आपस में फाइट होने लगती है पावर के लिए, दैट इज कॉम्पिटिशन. और फिर धीरे धीरे करके उसमें से जो स्ट्रॉन्ग स्पीशीज रहेगा वो सर्वाइव करता है, दैट इज अवर रिएक्शन एंड स्टेबिलाईजेशन. The entire sequence of communities that successively change in a given area is called as seer. मतलब intermediate communities को हम serial communities बोलते हैं. ये देखो, आपका जो पहला स्पीशीज रहता है इसको हम बोलते हैं पायनियर स्टेज, जो न्यूडेशन के कंडीशन में ग्रो होता है, फर्स्ट स्पीशीज. और जो बीच के कम्युनिटीज रहते हैं इनको सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं. और लास्ट में जब आपका स्टेबल क्लाइमेट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी. ओके, सो सीरियल कम्युनिटीज आपको बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस में देखने को मिलते हैं. प्राइमरी सक्सेशन मतलब क्या होता है, जहां पे पहले कुछ भी नहीं था वहां पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो होना स्टार्ट होता है तो इसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं, वेयर देयर इज नो लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेकेंडरी सक्सेशन मतलब क्या होता है, जहां पे पहले से कुछ ना कुछ था, मतलब समझो कोई जंगल है, उसमें आग लग गई, सुनामी आ गई, कुछ हो गया, तो वहां पे सब कुछ तबाह हो जाएगा, बट उधर पे मिट्टी तो रहेगी.
तो जहां पे पहले कुछ था वहां पे जब फिर से कुछ नया स्टार्ट होता है उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। बट प्राइमरी सक्सेशन मतलब क्या होता है, जहां पे पहले कुछ भी नहीं था वहां पे फर्स्ट टाइम कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ तो उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। द एंड स्टेज ऑफ सक्सेशन, जब तक आपका क्लाइमेट स्टेबल रहेगा तब तक आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल रहेगा। तो जो एंड स्टेज होता है इसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, और ये अपना जब तक एनवायरमेंट स्टेबल है तब तक ये स्टेबल रहता है। अब यहाँ में हम दो टाइप के सक्सेशन देखेंगे, एक हाइड्रार्क मतलब जो वाटर में होता है, और एक जेरार्क जो ड्राई एरिया में होता है, मतलब टेरेस्ट्रियल सक्सेशन। देखो ये सक्सेशन चाहे वाटर में चालू हो चाहे लैंड पे चालू हो, आगे जाके दोनों ही मेसिक कंडीशन में ही सरवाइव करता है। मेसिक कंडीशन मतलब क्या होता है, आपका एंड रिजल्ट फॉरेस्ट बन जाएगा। ये देखो ये आपका टेरेस्ट्रियल सक्सेशन है मतलब लैंड वाला, और ये वाटर वाला सक्सेशन है। दोनों का जो फॉरेस्ट है ये फॉरेस्ट आगे जाके आपका मेसिक कंडीशन में ही कन्वर्ट होता है। विथ पैसेज ऑफ टाइम द वाटर बॉडी इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू लैंड, एंड तो लैंड तो पहले से ही लैंड है। ठीक है, सो हाइड्रार्क सक्सेशन स्टार्ट पानी से होता है पर एंड मेसिक कंडीशन में होता है। जेरार्क सक्सेशन तो पहले से ही लैंड से स्टार्ट होता है और खत्म मेसिक कंडीशन में होता है। मेसिक म्हणजे मीडियम, पानी पर लैंड पर। वाटर में सबसे पहला पायनियर स्पीशीज कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये देखो अपने वाटर के सबसे पहले पायनियर स्पीशीज कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। फिर धीरे धीरे करके रूटेड सबमर्ज, फिर रूटेड फ्लोटिंग, ऐसे अलग अलग आगे आपको सीक्वेंस देखने मिलता है। सो फाइटोप्लैंक्टन, फिर रूटेड सबमर्ज्ड, एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। सेकेंडरी सक्सेशन कब होता है, जब आपका कोई नेचुरल इकोसिस्टम पहले से था लेकिन डिस्ट्रॉय हो गया और फिर वहां पे सेकेंड टाइम कोई ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होना स्टार्ट हो रही है। अगर आप लैंड वाला सक्सेशन देखोगे तो यहाँ पे एंड में मेसिक कंडीशन ही होता है। इसमें सबसे पहला पायनियर स्पीशीज कौन सा होता है, क्रस्टोस लाइकेन। ये दोनों क्वेश्चन आपको सीईटी में पूछ सकते हैं कि एक्वेटिक कंडीशन में पायनियर स्पीशीज कौन होता है और जेरार्क सक्सेशन में पायनियर स्पीशीज कौन होता है। और फिर उसके बाद के स्टेजेस, सबसे पहले लाइकेंस ग्रो होते हैं। लाइकेंस में एक शुगर बनती है क्रस्टोस शुगर, ये पत्थर को ब्रेक डाउन करती है, एसिड छोड़ती है, जिसकी वजह से पत्थर से सॉइल बनता है। फिर उस सॉइल में ग्रासेस ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, फिर हर्ब्स, फिर श्रब्स और फिर ट्रीज। तो ये आपका सीक्वेंस है। ये आपका पायनियर स्पीशीज है, ये आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, और ये बीच में आपके इंटरमीडिएट सीरल कम्युनिटीज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 15, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। अगर इस चैप्टर के बारे में हम देखें तो इस चैप्टर में मुश्किल से 2 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को फटाक से 10 मिनट में खत्म करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स चैप्टर नंबर 15 के जो आपको समझने हैं। इडैफिक, इडैफिक मतलब क्या होता है, आपका सॉइल का कंडीशन और आपका अवेलेबल प्लेन रीजन जहां पे आप अपना एग्रीकल्चर करने वाले हो या आप अपने प्लांट्स और क्रॉप्स ग्रो करने वाले हो। इट रिफर्स टू द प्रॉपर्टी एंड प्रोसेस ऑफ सॉइल that affect living organisms and their environment. ठीक है, IUCN, it is nothing but International Union for Conservation of Nature and Natural Organisms या Natural Processes। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है और ये नेचर और कंजर्वेशन से रिलेटेड अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जो यूनाइटेड नेशंस कोऑर्डिनेट करता है एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को चेक करने के लिए और न्यू स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। WRI, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इज अ ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करती है। मतलब बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवल रेट बढ़ा सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है, अपने नेचर में ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं उन एक्टिविटीज को एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बोलते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज पेस्टिसाइड्स और हेवी मेटल्स, मतलब समझो कोई भी केमिकल जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में जाते जाते उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। जैसे आपने डीडीटी डाला खेत में, खेत का गंदा पानी लेक में गया, अब वो डीडीटी केमिकल लेक की फिश में सिर्फ 0.0002 है, उस फिश को जो बड़ी फिश खाएगी उसमें 0.002, फिर उसको जो बड़ा ऑर्गेनिज्म खाएगा 0.2, फिर 2, फिर 20, फिर 200, ऐसे उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ते जाता है तो उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। स्नो ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है, जब आपके आंखों को डैमेज पहुंचता है बाय कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू सनलाइट। आपका ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, बट
अगर हमारा ओजोन लेयर डैमेज हो गया तो वो सनलाइट सीधे हमारी आंखों के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से हमारी आंखें डैमेज हो सकती है. दैट इज नोन एज स्नो ब्लाइंडनेस, रिजल्टिंग इन पेनफुल एंड पोटेंशियली डेंजरस कंडीशन ऑफ अवर आईज. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं. द मेजोरिटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ दे आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड. 7 मिलियन स्पीशीज में से हमने सिर्फ 2 मिलियन स्पीशीज एक्सप्लोर की है, बाकी की 5 मिलियन स्पीशीज अभी तक पता भी नहीं है. और ऐसा ना हो कि पता होने से पहले वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से. ये इंसान लोग ना जिधर रहते उधर बर्बादी मचाते हैं, है ना. Then often mistakes are made in understanding the complex relationship between biodiversity, ecosystem and humans well-being, leading to oversimplification or underestimation of the consequences of environmental degradation. मतलब क्या बोला गया है कि कभी कभी हम नेचर और ह्यूमन इन दोनों का रिलेशन समझ नहीं पाते, इसीलिए अनजाने में हम नेचर को नुकसान पहुंचा देते, जिसकी वजह से बाद में अपने को ही भारी पड़ता है. ये बहुत जरूरी है कि आप ह्यूमन और अलग अलग स्पीशीज और इकोसिस्टम के बीच का कनेक्शन समझो, क्योंकि तभी हम अपने नेचर को स्टेबल रख पाएंगे. इट इज एसेंशियल टू हैव मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच व्हाइल स्टडीइंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंसान नेचर को मैनेज करना जानता है वो सिर्फ बॉटनी या जूओ फील्ड से होना चाहिए. माइक्रोबायोलॉजिस्ट, केमिकल इंजीनियर, जेनेटिक इंजीनियर, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन, सबकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक डेटा मेंटेन करने के लिए हमको हर एक एक्सपर्ट फील्ड के ओपिनियंस चाहिए होते हैं. तो हमको हर एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज करना चाहिए. ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग एक्शन लेना चाहिए ताकि वो नेचर को कंजर्व कर सके, कार्बन ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर सके कार्बन का रिलीज, क्योंकि उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और ओजोन लेयर डैमेज होता है. ज्यादा से ज्यादा रीयूजेबल सब्सटेंसेस यूज करने चाहिए. प्रैक्टिस ऐसी रखनी चाहिए कि आप पोल्यूशन कम फैलाओ और लोगों तक भी ये चीजें एजुकेट करनी चाहिए. ठीक है, अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो हमको सबसे पहले लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी में 3 लेवल देखने को मिलते हैं: जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है, सेम स्पीशीज के बीच में आपको जेनेटिक डिफरेंस देखने को मिलता है. मतलब ये देखो, दिस इज योर जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसको हम इंट्रास्पेसिफिक डाइवर्सिटी बोलते हैं. रॉ वुल्फिया वुमेटोरिया करके एक प्लांट है जिसका इंडियन वेराइटी है रॉ वुल्फिया सर्पेंशिया. ये प्लांट जब हिमालयन रीजन में ग्रो होता है तो ये एक स्पेशल केमिकल बनाता है, रेसरपीन केमिकल, और ये केमिकल ह्यूमंस का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. तो ये प्लांट के जो बाकी के वेराइटीज है जो हिमालय में ग्रो नहीं होते हैं वो ये केमिकल नहीं बनाते. तो सेम स्पीशीज है पर जेनेटिक डिफरेंस है. दूसरा आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी. इसमें एनिमल्स लिविंग इन द एनिमल स्पीशीज इन अ रीजन आपको अलग अलग नंबर और अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं. मतलब सेम एरिया में रह के आपको अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलती है. एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या आएगा, द डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स विद इन अ ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. मतलब अपने एक ही अर्थ पे अपने को पानी के अंदर अलग एक यूनिवर्स देखने को मिलता है, मतलब एक अलग इकोसिस्टम देखने को मिलता है, और लैंड के ऊपर एक अलग इकोसिस्टम देखने को मिलता है. सो दैट कम्स अंडर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न हमको 3 पार्ट में देखने को मिलता है: लैटिट्यूडनल, ऑल्टीट्यूडनल एंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. लैटिट्यूडनल पैटर्न मतलब क्या होता है, जो आपको इक्वेटर रीजन के पास दिखाई देता है. इक्वेटर रीजन से जब आप थोड़ा सा दूर जाओगे तो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको स्पीशीज देखने को मिलते हैं. स्पीशीज रिचनेस इज वेरी हाई ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट एकदम स्टेबल रहता है, रेनफॉल हमेशा होती रहती है, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं. सो इट इज वेरी मच rich towards the equator then compared to poles. Altitudinal gradient मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे पोल्स की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको स्पीशीज रिचनेस कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ बहुत कोल्ड कंडीशन होती है. इतने कोल्ड कंडीशन में ना ज्यादा प्लांट्स ग्रो हो सकते ना एनिमल सर्वाइव कर सकते, तो यहाँ पे आपको स्पीशीज रिचनेस कम देखने को मिलती है. स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मोर एट लोअर एल्टीट्यूड देन एट हायर एल्टीट्यूड. मतलब ज्यादा पहाड़ पे आपको ज्यादा एनिमल्स और प्लांट्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि एनवायरमेंट इज नॉट स्टेबल ओवर देयर एंड रेनफॉल इज ऑल्सो नॉट वेरी फेवरेबल. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये बोला गया है कि जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना ज्यादा आपका स्पीशीज काउंट बढ़ेगा. स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही आपको ये ग्रोथ देखने को मिलती है, अप टू अ सर्टेन लिमिट. ओके, आगे देखो, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है. ये जो आपका इक्वेशन है S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है तो हम इधर पे एक कांस्टेंट रखते हैं. कांस्टेंट क्या है अपना C, और यहाँ पे जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ की वैल्यू को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं. Z इज नथिंग बट योर स्लोप. अब अगर मैं इसमें ही स्लोप अपना लॉग वैल्यू डाल दूं तो हमने लॉग का एक फॉर्मूला पढ़ा है,
log mn इज इक्वल्स टू, जब आप दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका log में वो एडिशन हो जाता है, log m प्लस log n। और अगर समझो log के किसी टर्म में कोई पावर है जैसे m रेज टू n, तो जब आप इस पे log अप्लाई करते हो तो ये पावर आगे आ जाता है, सो n log m। तो यहाँ पे वही चीज अप्लाई की है, log s इज इक्वल्स टू log c प्लस log a, और a के पावर में z था तो ये z आगे आ गया। सो दिस इज द लॉगरिथमिक इक्वेशन फॉर योर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, नॉर्मल ग्राफ, तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखने को मिलता है, और अगर आप इसका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का कर्व देखोगे, लॉगरिथमिक कर्व स्ट्रेट है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का कर्व देखोगे तो ये आपको हाइपरबोलिक कर्व देता है। क्या देता है ये? हाइपरबोलिक कर्व देता है। अगर हम z की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ये z की वैल्यू क्या है, तो स्मॉल एरियाज में z की वैल्यू 0.1 टू 0.2 होती है। स्लोप्स आर क्लोजर टू द वर्टिकल एक्सिस, ओके, फॉर लार्जर एरियाज, मतलब लार्जर एरियाज की वैल्यू बड़ी होगी बट स्मॉलर एरिया की वैल्यू 0.1 टू 0.2 होती है। लार्जर एरिया में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इंक्रीजेस फास्टर देन द एरिया एक्सप्लोर्ड। मतलब लार्जर एरिया, अगर आप किसी कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हो तो आपके स्टडी करते करते पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और आपको एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, हमारे नेचर में अलग अलग स्पीशीज क्यों होनी चाहिए, ताकि अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो दूसरी स्पीशीज उसका प्रोडक्शन कंपनसेट करे, ताकि अपना प्रोडक्शन ऑफ बायोमास कांस्टेंट रह सके। उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ज्यादा बायोमास प्रोडक्शन स्टेबल रहेगा। ये थियोरी हमको किसने दिया था? जल्दी से मुझे साइंटिस्ट का नाम बताओ। प्रोडक्टिविटी हाइपोथेसिस किसने दी थी? विच साइंटिस्ट गेव दिस थियोरी? जल्दी से ये कमेंट करो, डी से नाम आता है, बताओ फटाफट से। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, ये थियोरी हमको पॉल एल्ड्रिक ने दी थी। एनालॉगी कंप्राइजिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, मतलब इसमें ना इकोसिस्टम को एरोप्लेन से कंपेयर किया था कि जैसे एरोप्लेन के हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे इकोसिस्टम की हर एक स्पीशीज इंपॉर्टेंट होती है। अगर एरोप्लेन का एक भी नट खुल गया तो एरोप्लेन के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे इकोसिस्टम में से एक भी स्पीशीज गायब हो गई तो इकोसिस्टम का पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है, और उसमें से की स्पीशीज अगर गायब हो गई तो पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस्ड हो सकता है। ठीक है, अभी तक अपने पूरे नेचर में 7 मिलियन स्पीशीज, रॉबर्ट मे ने क्या बोला था कि हमारे अर्थ पे टोटल 7 मिलियन स्पीशीज है, तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 7 मिलियन में से हमने सिर्फ 2 मिलियन स्पीशीज एक्सप्लोर किया है। ये देखो 1.8 मिलियन, उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एनिमल्स का है और सबसे कम पॉपुलेशन प्लांट्स यू बैक्टीरिया का है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के केस में भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है? इंसेक्ट का है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है? डाइकॉट फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का एक्सटिंक्शन दो टाइप का देखने को मिलता है, नेचुरल एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन एंड एंथ्रोपोजेनिक, तीन टाइप का है। नेचुरल एक्सटिंक्शन मतलब अर्थक्वेक, फ्लड आने के वजह से ऑर्गेनिजम्स गायब हो जाते हैं। मास एक्सटिंक्शन मतलब अलग अलग एरा में सीधा डायनासोर गायब हो गए, फर्न्स गायब हो गए, इसको मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं। 6 मास एक्सटिंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी का करंटली 7वां मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। और एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमंस के वजह से, जैसे ओवर कंस्ट्रक्शन करने के वजह से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो वो ह्यूमंस के वजह से हो रहा है, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। 6 मेजर मास एक्सटिंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, कौन से पीरियड में? अभी 7वां मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। करंट लॉस ऑफ मास एक्सटिंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी द 7th एक्सटिंक्शन, जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, 100 टाइम्स फास्टर। और अगर ऐसे ही हम अपने नेचर को डिस्ट्रॉय करते रहे तो वो टाइम दूर नहीं है कि पूरा अर्थ ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ह्यूमंस ही गायब हो जाएंगे। अपना बायोडाइवर्सिटी इतना डैमेज क्यों पहुंच रहा है बायोडाइवर्सिटी को? बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजंस। ये 4 रीजंस को हम बोलते हैं इविल क्वार्टेट। पहला रीजन क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। मतलब क्या है? आप एनिमल्स से उनके रहने की जगह छीन लेते हो, एनिमल्स को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देते हो, उनकी फैमिली से दूर कर देते हो, जिसके वजह से एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगर जंगल ही नहीं बचेगा तो एनिमल्स जाएंगे किधर पे? ऑब्वियसली वो बचेंगे ही नहीं, सर्वाइव ही नहीं करेंगे। सेकेंड रीजन आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी रिसोर्सेज को जब आप अति से ज्यादा यूज कर लेते हो तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। हम लकड़ी अति से ज्यादा काटने लग जाते हैं। अगर हम जंगल की सारी लकड़ियां काट देंगे, जैसे चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग होता है, अगर तुम चंदन के सारे पेड़ काट दोगे तो आने वाली जनरेशन को चंदन का पेड़ देखने को ही नहीं मिलेगा। और इसके जैसे बर्ड्स का एग्जांपल ले लो, कुछ बर्ड्स को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जिसकी वजह से अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एलियन स्पीशीज इन्वेजन मतलब क्या होता है? कोई नया स्पीशीज जब आपके एरिया में आके रहने लग जाता है
तो आपके एरिया की जो लोकल स्पीशीज है वो लोकल स्पीशीज को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये एलियन स्पीशीज सब न्यूट्रिएंट्स खा लेती है, जिसकी वजह से लोकल स्पीशीज मर जाते हैं. So introduction of any harmful new species will affect your extinction of local species, जैसे कि नाइल पर्च फिश, कैरेट ग्रास, योर टेरर ऑफ बंगाल एटसेट्रा. को एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म मर गया तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला दूसरा ऑर्गेनिज्म अपने आप गायब हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल एक्सटिंक्शन ऑफ होस्ट फिश विल लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ यूनिक पैरासाइट. ओके, अभी देखो IUCN के डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा स्पीशीज गायब हो गया है, कौन सा स्पीशीज खतरे में है, ऐसे हमको अलग अलग चार्ट दिया गया है. जो स्पीशीज गायब हो गया है उसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं. जो स्पीशीज पिंजरे में बंद करके रखी गई है उसको एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बोलते हैं. जो स्पीशीज बहुत ही कम बची है, गिन के 50 एनिमल्स बचे हैं, उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज बोला जाता है. जो स्पीशीज 10 ईयर्स में खत्म होने के चांसेस है उनको एंडेंजर्ड बोला जाता है. जिस स्पीशीज के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और ये 30% इनका पॉपुलेशन कम हो चुका है उनको वल्नरेबल बोला जाता है. नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज मतलब इनको भी अभी से ध्यान देना चालू करेंगे तो इनका पॉपुलेशन मेंटेन रहेगा. ओके, लीस्ट कंसर्न मतलब इसका बहुत सारा पॉपुलेशन अभी अवेलेबल है. डेटा डेफिशिएंट मतलब जिसके बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है. नॉट इवेल्युएटेड मतलब ऐसे स्पीशीज जिनको अभी तक हमने डेटा ही कलेक्ट नहीं किया है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है तो कौन सी स्ट्रैटेजी होती है, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, जब एनिमल्स को आप उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करते हो. जैसे कान्हा फॉरेस्ट को टाइगर रिजर्व करके डिक्लेयर कर दिया गया है ताकि वहां के सारे प्लांट्स और एनिमल्स प्रोटेक्टेड रहे. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंट्रोड्यूसिंग ट्रेडिशनल वेराइटीज इनटू फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है, ऐसे रीजन पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे सबसे ज्यादा हरियाली और एनिमल्स का पॉपुलेशन देखने मिलता है. एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिंग स्पीशीज अवे फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट. जब आप एनिमल्स को उनके घर से दूर किसी लैब में, किसी जू में स्टोर करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, तो दैट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन. जैसे कि सफारी पार्क, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक एटसेट्रा एटसेट्रा. लिक्विड नाइट्रोजन टेक्निक की मदद से सीड्स को स्टोर करना. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है. वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन, सुंदरलैंड एंड ईस्टर्न हिमालयाज. सेक्रेड ग्रुप्स मतलब जिनकी हम पूजा करते हैं, ऐसे पेड़ जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे बरगद का पेड़, वट सावित्री के दिन, आपकी वट पूर्णिमा के दिन वट के झाड़ की पूजा की जाती है, मतलब बरगद के पेड़ की, ताकि जितनी लंबी उम्र पेड़ की उतनी लंबी उम्र अपने फैमिली मेंबर्स की वजह से माना जाता है. तो जिन पेड़ पौधों की, जिन एनिमल्स की हम पूजा करते हैं उनको हम सेक्रेड बोलते हैं. तो यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स यानी सेक्रेड प्लांट्स की बात की गई है. खासी एंड जयंता हिल्स इन मेघालय, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान एंड बस्तर, चंदा, सरगुजा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. आपको ये लोकेशंस याद होने चाहिए, सीईटी में मैच द कॉलम पूछा जाता है. बायोडाइवर्सिटी को क्यों प्रोटेक्ट करना है, पहला रीजन है नैरोली यूटिलिटेरियन रीजन, दूसरा रीजन है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, तीसरा रीजन है एथिकल आर्ग्यूमेंट. मतलब पहला रीजन क्या है, नैरोली यूटिलिटेरियन, मतलब आप नेचर को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हो बट नेचर की मदद से अपनी डेली एक्टिविटीज पूरी होती है. जैसे अपने को नेचर से खाना मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलता है, फाइबर मिलता है, लकड़ी मिलती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है, जिससे पैसा कमाते हैं. और बहुत बड़ा रीजन क्या है नेचर को प्रोटेक्ट करने का, अमेज़न के अकेले जंगल से 20% ऑक्सीजन बनता है पूरे वर्ल्ड को, और जब आग लगी थी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था. फिर नेचुरल पॉलिनेटर्स की मदद से प्लांट्स पॉलिनेशन कर पाते हैं, जिसके वजह से हमको क्रॉप्स और एग्रीकल्चर मिलता है. और फिर जब ऐसे घने जंगल में वॉक लेने का जो फील होता है, जो एस्थेटिक प्लेजर होता है, वो भी तो जरूरी है. फिर आप इंस्टाग्राम पे क्या अपलोड करोगे, है ना. बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के 2 एग्जाम्पल है, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. दिस इज जस्ट फॉर योर क्विक रिविजन. ओके, अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूटेंट्स के अलग अलग एग्जाम्पल हैं. एयर पोल्यूटेंट्स में क्या क्या आता है, पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट एंड गैसियस पोल्यूटेंट. पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्मोक, धुआं, स्मॉग, पेस्टिसाइड, हेवी मेटल्स, डस्ट एटसेट्रा. और गैसियस पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, कार्बन वाले, सल्फर वाले, नाइट्रोजन वाले. सोर्सेस क्या क्या है, ये धुआं वगैरह किधर से आता है, इंडस्ट्री से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, कंस्ट्रक्शन फील्ड से आता है. और गैसियस पोल्यूटेंट्स किधर से आता है, व्हीकल से, इंडस्ट्री से एटसेट्रा. इसके ऊपर हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इन सारे पोल्यूटेंट्स का, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, डैमेज टू लंग्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड अर्ली डेथ ऑफ द ह्यूमन बींग्स. गैसियस पोल्यूटेंट्स की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है, ह्यूमंस की डेथ हो जाती है सफोकेशन के वजह से. एसिड रेन होता है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर, स्किन प्रॉब्लम होता है.
आंखों में ये एसिड रेन का वाटर जाएगा तो देयर विल बी इरिटेशन कॉज्ड इन द आईज, देन इंजरी टू लंग्स, लिवर एंड किडनीज, ये सारे प्रॉब्लम हमको देखने को मिलते हैं ड्यू टू गैशियस पोल्यूटेंट्स। यहाँ तक सबको समझ में आया है? ओके, लेट्स कंटिन्यू। व्हॉट आर द मेकॅनिझम्स फॉर कंट्रोलिंग गॅशियस अँड पर्टिक्युलेट पोल्युटंट्स? हे बघा, आता पोल्युशन तर होणारच, पण त्याला कंट्रोल कसं करू शकतो आपण? सो देर आर डिफरेंट मेकॅनिझम्स। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, दूसरा है कैटालिटिक कन्वर्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। आपके इंडस्ट्री का जो भी गैशियस पोल्यूटेंट होगा, पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट होगा, उसको ये प्रेसिपिटेटर पहले प्रेसिपिटेट कर लेता है, फिल्टर कर लेता है, और फिर जो कचरा है वो उस मशीन में ही अटक जाता है और बाहर सिर्फ फिल्टर्ड एयर जाती है। तो जिसके वजह से आपका जो भी मैटर है, पर्टिकुलेट मैटर है, वो बाहर नहीं जाता है, जिसकी वजह से एयर में पोल्यूशन नहीं होता है। और बाइक, मोटर बाइक वगैरह में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है जो हार्मफुल गैसेस को बाहर नहीं रिलीज करता है, फिल्टर करके गैस का जो भी गैस है वो रिलीज करता है बाइक्स में से। और इसी को हम पीयूसी कराना भी बोलते हैं, यानी टाइम टू टाइम ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स चेक किए जाते हैं कि ये बराबर से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स, अलग अलग रूल सेट किए हैं 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के लिए, अलग अलग मेट्रो सिटीज में, कि कौन से सिटी में कौन सा रूल कब कब इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आपको ये नाम और ये ईयर्स पता होने चाहिए, ठीक है? ओके, वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वाटर 2 सोर्सेस से पोल्यूट होता है। एक डोमेस्टिक सीवेज, मतलब घर का या कचरे का पानी से फ्रॉम योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और एक इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का गंदा पानी, हॉस्पिटल्स का जो गंदा पानी आता है, उसके वजह से जो आपका वाटर पोल्यूट होता है। डोमेस्टिक सीवेज में ज्यादा करके घर का कचरा रहता है। घर का कचरा मतलब वेजिटेबल वेस्ट, योर टी वेस्ट, योर वेजिटेबल का कचरा, गोबर वगैरह, डेड लीव्स एक्सेट्रा, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा रहेगा तो आपके ऑर्गेनिक मैटर को खाने वाले एरोबिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रो होते हैं। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन यूज करते हैं, जिसके वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। और जितना ज्यादा ये ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होगा, उतना ज्यादा पानी के ऊपर एक काई की लेयर जम जाती है, और इसके वजह से फिर सनलाइट पास होना बंद हो जाता है, जिसके वजह से पानी के अंदर के ऑर्गेनिजम्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। और धीरे धीरे करके पानी का ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है, जिसके वजह से बाकी एक्वेटिक क्रिएचर्स को भी प्रॉब्लम होता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की अगर हम बात करें तो इट इज हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ। मतलब क्या बोला गया है कि इंडस्ट्री से आने वाला जो कचरा है वो डायरेक्ट आपके प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान पहुंचाता है जो पानी के अंदर रहते हैं। वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? अल्गल ब्लूम, मतलब अगर पानी में अचानक से बहुत ज्यादा कार्बन, बहुत ज्यादा फॉस्फोरस वगैरह दे दिया तो अचानक से पानी में अलगे की ओवर ग्रोथ हो जाती है ड्यू टू एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर। मतलब ज्यादा न्यूट्रिएंट दो तो भी तकलीफ, कम न्यूट्रिएंट दो तो भी तकलीफ। इसके वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन प्रोसेस? जब पानी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाता है तो अलगे की ग्रोथ होती है। अलगे की ग्रोथ की वजह से पानी के ऊपर एक काई की लेयर जम जाती है, जिसके वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाता है। सनलाइट आपका ब्लॉक हो जाएगा और पानी के अंदर का ऑक्सीजन अगर खत्म हो जाएगा तो पानी के अंदर के जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो मरने लगेंगे और स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो लूज होने लगेगी। ओके, थर्मल पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो अगर अचानक से आप पानी का टेम्परेचर बढ़ा दोगे, थर्मल म्हणजे टेम्परेचर, अचानक से अगर हम पानी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्रीज, तो उसकी वजह से पानी के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी अचानक से सडन शॉक की वजह से डेथ हो जाती है। ओके, ये देखो, ये बायोमैग्निफिकेशन का एग्जांपल है। आप कोई भी केमिकल जब धीरे धीरे करके जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है वैसे वैसे अगर केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते गया तो दैट प्रोसेस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। मेजर्स टू रिड्यूस सीवेज वाटर, सीवेज वाटर को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, कैसे रिड्यूस कर सकते हो? सबसे पहली बात तो इकोसान टॉयलेट्स, मतलब ऐसे टॉयलेट्स यूज करो जिसमें आपकी पॉटी को आप बाद में फर्टिलाइजर और बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज कर सको। सस्टेनेबल फॉर कलेक्टिंग ह्यूमन वेस्ट, इट डज नॉट रिक्वायर वाटर, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पॉटी ड्राई होके बाद में बायो फर्टिलाइजर बन जाएगा। न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होकर हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं और ये वाटर को भी पोल्यूट नहीं करेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब इसमें आप सीवेज वाटर को रिसाइकल करके बार बार एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हो, जिससे पानी की कमी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रेन वाटर हार्वेस्टर लगा सकते हैं जो पानी जमा करके रखता है, जो समर सीजन में हम यूज कर सकते हैं। ओके, एटलीस्ट फॉर गार्डनिंग एंड अदर पर्पसेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या होता है बच्चा? देखो, आपके सन से जो लाइट आती है ना, इसमें से बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट बहुत सारी लाइट्स अंदर ही, अर्थ के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। अब आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मतलब आपका जो मीथेन है, ये मीथेन क्या करता है और ये CO2 क्या करता है? ये इस गैस
सनलाइट को ट्रैप करना चालू कर देते हैं। और हमने क्या किया है, हमने सारे ट्रीज को कट कर दिया है। पहले क्या होता था, आपके ट्रीज इस CO2 को एब्झॉर्ब करते थे, पण आता CO2 ऑब्झर्व करण्यासाठी ट्रीज अवेलेबलच नाहीयेत, कारण आपण बिल्डिंग बनवण्यासाठी डिफॉरेस्टेशन करतोय। तर हा CO2 काय करतो, ह्याला ट्रीज मिळत नाही, तर हा CO2 हीट सोबत जाऊन ट्रैप होतो। और जितना ज्यादा CO2 लेवल बढ़ेगा उतना ज्यादा हीट ट्रैप होगा, जितना ज्यादा हीट ट्रैप होते जाएगा उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ते जाती है। अभी की जो हालत है मुंबई वालों की, इतना पसीना होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस हीट, क्योंकि मुंबई में झाड़ कम है और बिल्डिंग ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही ना। सबको अपना अपना प्राइवेट व्हीकल्स चाहिए, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर मुंबई, दिस इज ऑल फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो इतना ज्यादा पोल्यूशन होने के वजह से, ट्रीज कम होने के वजह से आपके ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन से होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस आर योर CO2, मीथेन एटसेट्रा। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस वगैरह होता, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, पर ये अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि अब ग्लोबल वार्मिंग हो गया। देखो सोलर रेडिएशन मतलब 1/4 ऑफ द सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाता है और बाकी का एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि अर्थ के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब हुई है ये अंदर ही टकराती है, फिर वापस आती है, फिर टकराती है, फिर वापस आती है, ये हीट अंदर ही ट्रैप हो जाती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ओके। ओजोन डिप्लीशन मतलब क्या होता है, देखो हमारे अर्थ से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम छोड़ते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किधर गया, हाँ, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो CFC मॉलिक्यूल है जो आपके AC से, आपके रेफ्रिजरेटर से निकलता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने ओजोन लेयर का जो ओजोन मॉलिक्यूल है उसके एक ओजोन के साथ ये क्लोरीन बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ओजोन लेयर ब्रेक हो जाता है और इधर पे ओजोन होल बन जाता है, इसको बोलते हैं ओजोन होल। और इस ओजोन होल में से हार्मफुल UV रेडिएशन अर्थ के अंदर आती है, जिसकी वजह से आपको स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, स्नो ब्लाइंडनेस वगैरह होता है। देखो ओजोन इज जनरेटेड इन स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन किधर बनता है, स्ट्रेटोस्फीयर के लेयर में बनता है, जो UV रेडिएशन को थोड़ा प्रोटेक्ट करता है। ओजोन इज O3 मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन से बना है। ओजोन की थिकनेस को हम कैसे मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट की मदद से। ये पोल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, मोर अबव द पोल्स देन एट द इक्वेटर। ओजोन डिप्लीशन किसके वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है। देखो ये क्लोरीन एटम जाता है, ये ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है और एक ओजोन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से आपके UV रेडिएशन अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस होल को बोलते हैं UV ओजोन होल, जिसकी वजह से आपके UVB रेडिएशन अंदर आना चालू होते हैं, जो DNA को डैमेज करते हैं, म्यूटेशन होता है, कैंसर होता है, स्किन सेल्स डैमेज हो जाती हैं, आईज में इन्फेक्शन हो जाता है, कैटरेक्ट होता है। यस, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल काटना। 40% से भी ज्यादा फॉरेस्ट हमारे गायब हो चुके हैं ट्रॉपिकल रीजन से, एंड 1% फॉरेस्ट हैज बीन लॉस्ट इन टेम्परेट रीजन। इंडिया में फॉरेस्ट कवर बहुत तेजी से कम होते जा रहा है, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1988 में रिकमेंडेड फॉरेस्ट कवर ऑफ 33% फॉर प्लेन्स एंड 67% फॉर हिल्स। मतलब जब नया पॉलिसी बना तो उसमें ये बोला गया कि आपको फॉरेस्ट का ग्रोथ बढ़ाना है, ठीक है। So here we are done with our entire syllabus of MHT CET 2024 class 12. Okay, class 11th के जो 4 chapters है, class 11th के जो 4 chapters है, उसका जो वन शॉट वीडियो का लिंक है, वो वन शॉट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको क्लास 11th के 4 चैप्टर्स मिल जाएंगे। प्लीज क्लास 11th के 4 चैप्टर्स ऑप्शन में मत छोड़ो, क्योंकि 20 मार्क्स का वेटेज है, ओके। और बहुत इजी चैप्टर है, उसमें से एटलीस्ट चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 13 तो करके ही जाओ। ये जो 4 चैप्टर्स है, इसमें से चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 13, ये 2 चैप्टर्स कंपलसरी करो। 15 चैप्टर बड़ा है, बट 13 चैप्टर इजीली कर सकते हो। और आप लोगों के लिए अभी मॉक टेस्ट के लिए एकदम मतलब अभी CET एग्जाम के लिए एकदम कम टाइम बचा है, तो जिनका एग्जाम थोड़ा लेट होने वाला है उनके पास अभी भी टाइम है, आप अभी भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए हमने डिस्काउंट पीरियड एक्सटेंड किया है, जो रामनवमी में डिस्काउंट दिया था 99 रुपीज का, अब आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो 149 रुपीज में। जो टेस्ट सीरीज सबको मिल रही है वही आपको भी मिलेगी, तो टाइम मत वेस्ट करो। जिनका मॉक एग्जाम CET एग्जाम लेट होने वाला है, आप लोग मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि इसमें पूरे 19 चैप्टर्स के MCQs आपको मिलेंगे, वो भी बहुत सारे, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये मैराथन सीरीज हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे लिए एक हार्ट डाल देना, तो मुझे अच्छा लगेगा। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनका भी फायदा हो सके। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सीएटी एग्जाम खत्म होने के बाद आपका जो सीएटी काउंसलिंग वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेस अजय सर आपको साथ करने वाले हैं। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिले। और जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा और कितना अच्छा लगा, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत लगी है ये पीपीटीज वगैरह बनाने में। स्कैन करके पीपीटी बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है, सर दुखने लगता है, मोबाइल हैंग हो जाता है, पीपीटी गायब हो जाती है, ठीक है? और हमने बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। बाकी के एमसीक्यू सीरीज भी आपको पूरा सीईटी एग्जाम तक मिलते रहेगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। अभी सीईटी एग्जाम जब 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा तो आपके साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप परफेक्शन लेवल पे पहुंच सको। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज बच्चों, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रिवीजन करो ताकि अच्छा मार्क्स स्कोर करके मेरा, अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सको। बाय बाय एवरीबॉडी। प्लीज पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।